पिछले क्लास में हम लोग बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ ये सब देख चुके थे, ठीक है। तो कहानी होता है ना कि वो सबसे मिल करके आइडियल गैस इक्वेशन आता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। लेकिन हम लोग जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि वो सब रूल को साइड कर देंगे और कभी भी बोलेगा प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो सीधे क्या होगा कि पीवी इक्वल टू एनआरटी से आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और फास्ट होना है आपको तो दो तीन कंडीशन एकदम ऊपर ऊपर ही याद रहना चाहिए। टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहेगा तो बाकी दो में इनवर्स का रिलेशन होगा, और बाकी कोई कांस्टेंट रहेगा तो डायरेक्ट का रिलेशन होगा, बताए थे ना। तो इतना आपको याद रहना चाहिए। अब आइडियल गैस इक्वेशन पर जी कुछ रूल दिया गया है, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक पढ़ना है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये क्या बोलता है कि किसी कंटेनर में दो तीन तरह का गैस है, ठीक है। मान लो कि जो भी होगा, सपोज करो कि हीलियम है गैस या हाइड्रोजन है। दो तीन तरह का हो सकता है, चार तरह का हो सकता है, अलग अलग टाइप का। या ऐसा करते ना कि नाम को नहीं लिखते, ठीक है। गैस 1, गैस 2 ऐसा करके दे देते, गैस 3 इस टाइप से रहेगा, ठीक है। बहुत सारा गैस है। तो बोला जाता है कि गैस 1 के कारण, समझिए, गैस 1 के कारण इस पर प्रेशर जो लग रहा है वो मान लेते हैं कि P1, ठीक है। गैस 2 के कारण जो प्रेशर लग रहा है ये कितना है, P2 है। गैस 3 के कारण जो प्रेशर लग रहा है वो कितना है, P3 है। मतलब इंडिविजुअल गैस 1 के कारण जो कंटेनर पर प्रेशर लग रहा है वो P1 है। इंडिविजुअली गैस 2 के कारण जो प्रेशर लग रहा है वो P2 है। इंडिविजुअली गैस 3 के कारण जो प्रेशर लग रहा है वो क्या है, P3 है, ठीक है। तो ओवरऑल P टोटल जो होगा ना वो सबका समेशन होगा। मतलब नेट प्रेशर कितना लगेगा कंटेनर पर, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 और ऐसा ऐसा जो भी रहेगा तो वो लगेगा, ठीक है। तो एक चीज आपको ये ध्यान रखना कि डायरेक्ट समेशन हो जाता है सब। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? वो बहुत इजीली डिराइव भी होता है, लेकिन वो भी आपको करने का जरूरत नहीं है। तो कहने का सेंस क्या हुआ कि अगर इंडिविजुअल गैस के कारण प्रेशर P1 P2 P3 है तो नेट प्रेशर कितना होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 ये तक से, ठीक है। अब एक चीज और समझिएगा, समझिए नहीं सीधे आप रट जाइए कि अगर किसी एक गैस के कारण आपसे प्रेशर पूछेगा, किसी एक गैस के कारण क्या पूछेगा, प्रेशर पूछेगा, तो आप इसको याद रख लीजिएगा कि उस गैस का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है। इसका केमिकल इक्विलिब्रियम में भी बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, जिस गैस के कारण पार्शियल प्रेशर आपको पूछेगा उस गैस का मोल फ्रैक्शन, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, N1 बाई N टोटल, यही हो जाएगा मोल फ्रैक्शन इनटू P टोटल। ये आपको रटे हुए रहना। कैसे रटिएगा, तो जिसके कारण पार्शियल प्रेशर पूछेगा, पार्शियल प्रेशर मैंने किसी एक के कारण पूछेगा, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकलेगा, तो उस गैस का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये आप याद रखिएगा। तो आपको यही दोनों पढ़ना है इसमें। कभी क्या करेगा, आपको टोटल प्रेशर दे कर करके किसी एक के कारण प्रेशर पूछेगा। कभी क्या होगा कि सब के कारण इंडिविजुअल प्रेशर दे करके टोटल प्रेशर पूछेगा। तो इसके पूछने का चांस बहुत कम है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इससे सवाल पूछता है, ठीक है। अब यहां प्रॉब्लम क्या है ये समझिएगा। आपको गैस 1 के कारण प्रेशर दे दे और गैस 2 के कारण प्रेशर पूछे तो बच्चा कैसे बनाता है। गैस 1 के कारण प्रेशर दे देगा तो ये दे देगा, तो पहले इसके हिसाब से वो इसको कैलकुलेट करता है। अब फिर दूसरे कारण पूछेगा तो P2 कैलकुलेट करना है, तो P टोटल तो पता कर लिया वो पहले वाले से, तो फिर लगा करके बनाता है। तो ये प्रोसेस एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में याद करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं कि प्रेशर जो होता है ना
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल। तो ये हर जगह पर काम करेगा। ये क्या बता रहा है बताइए तो? पार्शियल प्रेशर नहीं बता रहा है, ये डायरेक्ट बता रहा है कि अगर P1 बाई आप P2 करिएगा तो N1 बाई N2 हो जाएगा। अगर जो आप P1 बाई P टोटल करिएगा तो N1 बाई N टोटल हो जाएगा। अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही ना मतलब हुआ जी कि P1 बाई P2 करिएगा तो इधर N1 बाई N2 होगा, या P1 बाई P टोटल अगर आप करते हैं तो N1 बाई N टोटल होगा। अरे बोलो यार, जिसका प्रेशर लोगे उसी का मोल लोगे, तो समझ ना। तो P1 कैसे कैलकुलेट होगा, तो इसको इधर फेंको, देखो ये रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब पहले बात समझना कैसे यूज करेंगे। अगर जो टोटल प्रेशर दे करके एक प्रेशर के बारे में पूछेगा तो तुम ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, दोनों तो एक ही ना है, लेकिन आप ऐसे बनाइए। रीजन केमिकल इक्विलिब्रियम में ना बात बात पर इसका यूज होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वहां पर जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे और पार्शियल प्रेशर का चर्चा करना रहेगा तो ऐसे ही किया जाता है। तो अगर टोटल प्रेशर दे करके किसी एक गैस का पार्शियल प्रेशर बोलेगा तो आप इसको यूज करिएगा, और अगर एक गैस का दे करके दूसरे गैस के बारे में पूछेगा तो आप ये वाला यूज करिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? बच्चा में क्या होता है कि वो यही दोनों केवल जानते रहता है, तो उसको अगर एक गैस के कारण दूसरा गैस, मैंने एक गैस का दे करके अगर दूसरे गैस का पार्शियल प्रेशर पूछिएगा ना, तो वो क्या करेगा कि पहले ये लगा करके पी टोटल निकालता है और फिर दोबारा फॉर्मूला लगा करके उस पी टोटल को पुट करके निकालता है। आप लोग शायद पहले ऐसे ही बनाते हो, तो वो नहीं करना है, दिमाग में सेट कर लिए क्या करना है। देखो एक चीज और समझना, हम इसको डिलीट कर करके डायरेक्ट तुमको यही पढ़ा सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं ना क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत फास्टली इसका यूज होता है। अरे इसी का ना दूसरा फॉर्मेट है ये वाला, जो इसको उधर फेंकिए तो चल आएगा। तो दिमाग में सेट आपको कर लेना कि टोटल प्रेशर देख करके पार्शियल प्रेशर पूछेगा तो एक का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, तो उसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अरे बोलो यार। और एक का देख तो दूसरा पूछेगा तो P1 बाई P2 बराबर किसके होगा, N1 बाई N2 के। ये PV को NRT से ही आ जाता है, लेकिन उतना करने का जरूरत नहीं है, आप रटे हुए रहिएगा। बात समझ में आया? तो आपको दो फॉर्मेट बहुत ज्यादा यूज होगा, ये वाला और ये वाला। ये वाला तो जानना है, ठीक है? चलो अब आगे चर्चा करते हैं। अच्छा इसका मतलब तुम समझ रहे हो, अगर जो वो इस ढंग से करेगा कि P1 के कारण डिवाइडेड बाई P1 प्लस 2 दोनों के कारण, तो क्या होगा बताओ तुम? समझ में आ रहा है कि नहीं? माने जिसका प्रेशर उसी का मोल यहाँ रखिए। अरे बोलो यार। तो इसमें कितना चाहेगा फंसाना तो बच जाइएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बाकी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। तो दिया हुआ है कि किसी कंटेनर में, कंटेनर को थोड़ा सा रोमांटिक बना दो, किसी कंटेनर में 5 मोल H2 है, इतना नहीं मुस्कुरा, 2 मोल हीलियम है, 3 मोल कुछ भी है, नियॉन है, ठीक है? 3 को देख रहे हो, ट्राई मारा। तो पूछ रहा है कि चलो क्वेश्चन देते हैं कि आपको ये पता है कि प्रेशर ड्यू टू हीलियम जो है ना वो 1 atm के बता दिया है कि हीलियम के कारण प्रेशर कितना है, 1 atm है, ठीक है? तो आपको पूछ रहा है कि टोटल प्रेशर कितना होगा, और क्या पूछ रहा है कि प्रेशर ड्यू टू नियॉन एंड H2 कितना होगा, ठीक है?
चलिए उसको डील करके, कुछ है ही नहीं। आपको एक का प्रेशर दे करके टोटल का चर्चा किया, मतलब टोटल का बात तू कर देगा तब तो यही बड़ा फॉर्मूला बात हो गई। तो पार्शियल प्रेशर हीलियम का कितना है? 1। अरे बोलो यार। तो हीलियम का पार्शियल प्रेशर 1 है, तो हीलियम का ही यहाँ पर मोल लिखोगे। सॉरी, अरे वैसे भी बना सकते हो, लेकिन हम लोग उस फॉर्मेट से नहीं चलेंगे। अरे इसमें भी तुम कर सकते थे, जो मोल का होगा वही प्रेशर का होगा, लेकिन एक का दे कर करके टोटल पर जाएगा, या टोटल पर जा कर करके एक पर आएगा। तो हम लोग ये वाला फॉर्मेट यूज करेंगे। समझ आ रहा है ना? यूज कुछ भी कर सकते हो, लेकिन करेंगे वही। तो हीलियम का पार्शियल प्रेशर कितना है? 1 atm। अरे बोलो यार। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हीलियम का मोल फ्रैक्शन। हीलियम का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? तो हीलियम का मोल बाई टोटल मोल इनटू पी टोटल। हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए। तो यहाँ से पी टोटल कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 5 atm। फिर बच्चा को क्या होता है ना कि जब हैबिट होता है तो बिना पेन टच किए ही बनाने लगता है। वो सोचेगा कि इसका 2 है और टोटल 10 है, तो इसका 5 गुना, तो 5 गुना तो प्रेशर डायरेक्ट 5 गुना आ जाता है। लेकिन खैर लाइट है, एक का देकर के टोटल पर जाएगा, टोटल पर का देकर के एक पर जाएगा। तो हम लोग इस फॉर्मेट को यूज करेंगे। या तो ये देगा तो ये पूछेगा, ये देगा तो ये पूछेगा, ठीक है। बाकी अगर टोटल को निकाल दिया तब हम लोग इस फॉर्मेट को यूज नहीं करेंगे। समझ आ रहा है? करोगे तो लेंथी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन लेंथी हो जाएगा। चलो दूसरा वाला में प्रेशर ड्यू टू नियॉन एंड H2 पूछा है, तो क्या होगा बताओ? तो यहाँ मोल किसका होगा? N2 एंड H2 का, जिसका प्रेशर उसी का मोल। तो N2 और H2 का कितना है बताओ? तो 1 है ना जी। और प्रेशर किसका दिया हुआ है? हीलियम का। अरे बोलो यार। तो यहाँ मोल भी किसका पुट करो? हीलियम। और जिसका प्रेशर उसका। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो यहाँ से P नियॉन एंड H2 दोनों का मिला कर करके कितना हो जाएगा? और एटीएम हो जाएगा। ये एटीएम में है, हमको नहीं लग रहा है कोई दिक्कत लग रहा होगा। अगर आपसे पूछता कि प्रेशर बताओ नियॉन का कितना होगा, तो कैसे निकालते बताओ तुम? नियॉन का प्रेशर कैसे निकालोगे? हाँ, पी नियॉन बाई पी किसी का? तो पी हीलियम का दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ एन भी नियॉन का पुट करोगे बाई एन हीलियम का दिया गया ना 1.5 atm। अरे बोलो जी। कोई दिक्कत लग रहा है? तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये वाला फॉर्मेट अकेले डील कर देता है। समझ आ रहा है कि नहीं? ये नहीं भी याद रखेगा तो ये अकेले डील कर देगा, लेकिन चूंकि हमको पढ़ाना है केमिकल इक्विलिब्रियम भी, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में बार बार जरूरत पड़ता है इसका। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसी ढंग से डील करेंगे। तो हमको नहीं लग रहा है कि डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर में कुछ दिक्कत होगा। कुछ है ही नहीं, दिक्कत क्या? अरे बोलो यार, कुछ रहे तब तो दिक्कत है। चलो अब एक पढ़ना है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। सबसे पहले इसकी ध्यान दीजिएगा, ये किया गया है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका क्या मीनिंग है वो हम समझा रहे हैं। पहले हम नॉर्मल बात बोल देते थे, उसमें क्या छुपा हुआ है या जो नहीं पूछा है, पूछना चाहिए उसको। वो बयान भी कम देता है, लेकिन वो पूछेगा तो किसी ना किसी दिन फंसाएगा। एक बार खाली आए कि पूछा समझ। ये क्या बोल रहा है ना, सबसे पहले समझेगा डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है? रीसना। डिफ्यूजन का मतलब है होता है रीसना। समझ आ रहा है कि नहीं? तो मान लीजिए कि कोई बैलून है, उसमें तुम छेद करोगे तो बड़ा हो जाएगा, वो तो अलग चीज है। मान लो कोई कंटेनर, उसमें क्या करिएगा? छोटा सा छेद करिएगा, तो उसमें जो गैस रहेगा वो बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अरे बोलो यार। तो बोला जा रहा है कि मान लिया कि कोई कंटेनर है और इसमें आप 2-3 गैस रख दिए हैं, ठीक है। गैस 1 जिसका मोलर मास कुछ होगा M1 होगा, गैस 2 जिसका मोलर मास M2 होगा, गैस 3 मोलर मास M3 होगा, और भी बहुत सारा गैस होगा,
ठीक है। तो अगर जो आप इसमें होल करिएगा, एक से अभी ध्यान दीजिएगा जी कि अभी ये माना गया कि इन तीनों का जो मोल है वो क्या है, सेम, मतलब सेम मोल है तीनों का। इन्हें कि ये ज्यादा है या कम है, ये कम है नहीं भी बोलेगा तो यही माना जाएगा डिफ्यूजन वाले केस में कि तीनों का मोल क्या है, सेम। और बोलो यार, तो क्या होगा कि जब आप इसमें एक छोटा सा होल करिएगा तो क्या होगा, ये सब गैस अंदर रह जाएगा कि बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा, तो डिफ्यूज होगा गैस। ठीक है। तो इसमें जो ग्राहम नाम के जो साइंटिस्ट थे वो ये बोले ना कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन को ऐसे इंडिकेट मतलब लिखा जाएगा जी, रेट ऑफ डिफ्यूजन बोले तो कितना वॉल्यूम निकलेगा पर यूनिट टाइम में। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बोले तो dV बाई dt आपको समझ में आ रहा है, इसको हम आर से इंडिकेट करते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन dV बाई dt। ये भी क्या है, वॉल्यूम वाला, समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब कितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम में है जो कि डिफ्यूज होगा, उसी को क्या बोला गया, रेट ऑफ डिफ्यूजन। नाम ही बोल रहा है रेट ऑफ, तो नीचे dt और डिफ्यूजन का चर्चा कर रहा है वॉल्यूम के सेंस में, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो ग्राहम नाम के साइंटिस्ट वो क्या बोलते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट m के, मतलब मोलर मास के। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो यार। यस सर। और इसको कोई ऐसे भी लिख सकता है, रो है जो कि डेंसिटी है, ठीक है, गैस का डेंसिटी है, तो वो यही बात बोलते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रूट m के, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रूट रो के। रो जहाँ क्या है, गैस का डेंसिटी है, m क्या है, m है जो कि मोलर मास। तो इनके हिसाब से क्या था कि अगर तुम सेम मोल रखोगे, या समझ रहा है, सेम मोल तुम रखोगे किसी कंटेनर में, तो जो भारी गैस है वो धीरे धीरे निकलेगा, समझ आ रहा है कि नहीं, और जो हल्का गैस है वो ज्यादा तेजी से डिफ्यूज होगा। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि जो गैस भारी है, हाँ, उसका वैल्यू स्पीड भी जो कम ना होगा जी, v का वैल्यू कितना होता है, √3RT बाई m, तो m ज्यादा रहेगा तो v कम होगा, v कम होगा तो वहां से निकलने का रेट कम होगा। ये कॉमन सेंस का चीज था, उसको ये रूल बना करके दिया। तो आपको याद रखना है ये वाला बात। इसका यूज कैसे होता है जी, तो इसका यूज होता है R1 बाई R2, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बताइए, तो √m2 बाई m1, या √2 बाई √1। समझ में आ रहा है, इसी से ये वाला आ जाता है, एक्चुअली Pm इक्वल टू √RT से आता है, तो इसी से आता है, दोनों एक के हैं, तो एक चीज ये वाला हो गया। समझ में आ रहा है। अच्छा, रेट को क्या लिखा जा सकता है, dV बाई dt, तो इसको लिखेंगे dV1 बाई dt, और नीचे भी होगा dV2 बाई dt, और सेम टाइम के लिए बोला जा रहा है, तो फॉर सेम टाइम, मतलब सेम टाइम का मतलब क्या हुआ कि जब भी निकलेगा दोनों, तो एक ही टाइम तक देखा गया, मतलब 5 मिनट के इंटरवल के लिए देखा गया कि दोनों गैस निकला, उसका रेशियो लिया जाए। ये नहीं कि होगा 5 मिनट तक के लिए, होगा 7 मिनट तक के लिए, अरे बोलो यार, तो उसका जरूरत भी नहीं बोलने का, वो माना वही जाएगा। तो ये समझ में आ रहा होगा dV1 बाई dV2 ये बराबर हो जाएगा इसी के, अरे R1 बाई R2 करोगे तो dV1 बाई dt या dV2 बाई dt, तो dt dt कट के है ना बचेगा जी, तो ये बराबर होगा किसके, R1 बाई R2 के। अब बाकी आप जानने रहे हैं कैसा होगा, कोई दिक्कत लग रहा है क्या, तो अब इसी को आप लिख दे सकते हैं, इधर जो भी लिखे हैं ना ये सब, √m2 बाई m1 ये बराबर होगा √2 बाई, ठीक है। तो यही ध्यान रख लेना है आपको, ये सेम टाइम मत लिखना, क्योंकि वो माना ही जाएगा कि जब भी देखा जाएगा तो
हाँ एक ही टाइम इंटरवल का चर्चा करेगा। ये नहीं कि हम 10 मिनट तक रुके तो गैस 1 कितना निकला, 15 मिनट तक रुके तो गैस 2 कितना निकला, वो ऐसे समझा, सेम टाइम तक ही देखा जाएगा। बाकी बहुत सारी चीज बताया जा सकता है, लेकिन लेवल 1 में उतना करना नहीं। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में ना बस इतना जानना है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट m के या रूट रो के। बाकी ये खुद ही बोल रहा है कि r1/r2 √ m2/m1 होगा, और बोल रहा है या रो2 बाई रो1 होगा। और अगर कभी वॉल्यूम से रिलेट करने का प्रयास करेगा तो ये वाला हो गया। कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोई गैस का डिफ्यूज वॉल्यूम है जो इतना है, तो उसके साथ में कोई जो दूसरा गैस था उसका वॉल्यूम कितना होगा, समझ जाएंगे किससे डील करेंगे। कोई दिक्कत लग रहा है? अरे बोलो यार, ठीक है। तो यही है, एक चीज समझिएगा, ये जो क्वेश्चन पूछना चाहिए ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन। अगर गैस 1 का मोल इसके रिस्पेक्ट में डबल है, गैस 1 का मोल गैस 2 के रिस्पेक्ट में डबल है, तो कॉमन सेंस का चीज है कि जो ये वाला रूल बोलेगा, समझ आ रहा है कि नहीं, वो वाला एग्जैक्टली यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये वाला तो दिया गया है सेम मोल जब रहेगा तब के लिए। कोई दिक्कत लग रहा है? तो सेम मोल के लिए जो रेट आएगा ना किसी गैस का, ठीक है, तो अगर इस गैस के रिस्पेक्ट में इस गैस का मोल डबल है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके निकलने का चांस भी डबल हो जाएगा। इससे भी क्वेश्चन पूछा ही नहीं, लेकिन उसको पूछना चाहिए। तो अगर हमसे बोला जाए कि आप इसका एक फॉर्मूला दीजिए जिसमें सब कंडीशन समटा जाए, तो हम यही देंगे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है ना वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो जिसका जितना ज्यादा मोल होगा उतना ही ज्यादा डिफ्यूज होगा। तो प्रोपोर्शनल होना चाहिए सबसे पहले नंबर ऑफ मोल की। अभी तो एक कंटेनर का बात कर रहा है, तो एक कंटेनर का बात कर रहा है तो हर गैस के लिए होल का साइज तो सेम रहेगा। लेकिन अगर दो कंटेनर दे देगा, एक कंटेनर में अलग गैस है, दूसरे कंटेनर में अलग गैस है, और होल का एरिया भी है जो कि चेंज कर देगा, तो ये भी तो कॉमन सेंस का चीज है कि जिसमें ज्यादा बड़ा एरिया रहेगा उससे ज्यादा डिफ्यूज होगा। तो एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो अगर कहा जाए ना तो टोटल वर्जन ये वाला होना चाहिए, टोटल कंप्लीट वर्जन, या फिर ऐसे जो भी n/√। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं समझिएगा। क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि एक के वेसल तो एरिया सेम ही हो गया सब गैस के लिए जो भी उसमें है। अरे बोलो यार, तो रेशियो जब लीजिएगा तो एरिया तो ऐसे भी गायब हो जाएगा, दोनों गैस के लिए एरिया एक ना हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? और सेम मोल रहेगा तो n भी सब का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो रेशियो जब लीजिएगा तो n एक कट जाता है, तो यही वाला चला आता है। जब तक नहीं बोला गया माना जाएगा कि सबका मोल क्या है, सेम है। ग्राम्स ऑफ डिफ्यूजन में डाल्टन्स लॉ पर माना जाएगा सबका सेम है नहीं, तो सबका मोल सेम माना जाएगा और एरिया जो कि क्या है तो सबके लिए सेम ही है। दो कंटेनर भी दे देगा, बोले आपके दो कंटेनर, ठीक है, और इसमें हीलियम गैस है, इसमें मान लो जी कि हाइड्रोजन गैस है या नियॉन गैस है, और तब आपको डिफ्यूजन के बारे में पूछेगा, एरिया के बारे में बात नहीं करेगा होल के, तो आपको मानना पड़ेगा कि एरिया क्या है, सेम है। अरे बोलो यार, समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ, अगर एरिया दोनों का अलग अलग दे देगा तो एरिया वाला बच्चन रह जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? तो अगर रेयर केस में ये सब अगर बदला हुआ रहेगा तो r1/r2 कितना होगा बताओ तो, कितना होगा r1/r2? n1 ये प्रोपोर्शनल वाला हो गया। यहाँ कितना होगा m2/n1। लेकिन एक कंटेनर रहता है तो एरिया तो कट के बराबर हो गया, और मोल के बारे में नहीं भी चर्चा करेगा तो माना जाएगा मोल से में रहेगा, तो भी कट करके यही वाला रिलेशन बचा हुआ रहता है। आपको ज्यादा कौन यूज होगा, वो वाला कि ये वाला यूज होगा। वो हम बताएं कि अगर रेयर केस में बोल दिया कि जो डिफ्यूजन हो रहा है ना
उसमें इसका 50 मोल है, इसका 10 मोल है, तब ये वाला रूल जो लगाएगा वो गलती कर देगा, क्योंकि ये तो डिफाइन हुआ है इक्वल मोल। और समझ में आ रहा है? चलो तब क्वेश्चन करवाते, कुछ नहीं बच्चा टाइप का क्या रहा, खाली याद रख लेना जी, जो बताया जाएगा ना कॉपी में उसको ध्यान रखिएगा। गप नहीं करो छोटे पहले, एकदम गप करो, तुम्हारी गाली का कसम, गप मत करो। इसमें हाइड्रोजन दिया हुआ है और कुछ और बोलो, नियॉन दिया है, काहे भाई नियॉन से काहे तुम पता लगा, कोई बात है क्या? तो आपको पूछ रहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो क्या होगा, ठीक है, तो कुछ करना नहीं, रेट ऑफ डिफ्यूजन H2 बाई नियम ये बराबर होगा अंडर रूट m इसका, तो नियम का कितना होता है, नियम का 10 होता है, 20 होगा, इसका कितना होगा हाइड्रोजन का, कोई दिक्कत लग रहा है? एक चीज समझिएगा, जब न्यूक्लियस आप पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा, न्यूक्लियस चैप्टर मॉडर्न में, तो उसमें कभी भी बोलेगा हाइड्रोजन हीलियम लिथियम तो केवल H को देखिएगा, H2 को नहीं देखिएगा, बोलो यार। और गैसियस स्टेट का चर्चा करेगा, या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ रहे, हीट पढ़ रहे हैं, तब अगर वो बोलेगा तो आपको खुद ब खुद जो नेचुरल फॉर्मेट में पाया जाता है उसके बारे में सोचना है। जैसे कि हाइड्रोजन बोलेगा तो H2 सोचना है, लेकिन न्यूक्लियस पे बोलेगा हाइड्रोजन तो तब H सोचना है। ये क्लियर है ना? क्योंकि बहुत बार लगेगा कि लगता है मास्टर याद करके आया, कभी कुछ पकड़ता है कभी वही बोल रहा है, वहाँ पर हम भी बोलेंगे तो हमारा कॉलर पकड़ना। अरे उस समय तो आप बोले थे कि न्यूक्लियस में हाइड्रोजन बोलेगा तो H सोचना, H2 के बारे में बात करना, ऐसा करो, कॉलर पकड़ लो। इसका वैल्यू याद रखना है, ये कितना होता है, एप्रोक्स पाई होता है, ये आप याद रख सकते हैं, बहुत जगह पर न्यूमेरिकल बनाने में आसानी हो जाता है। और एग्जैक्टली बात करिएगा तो 3.16 है, ठीक है, आप एप्रोक्स पाई कर सकते हैं, तो याद रखिएगा। √10 का वैल्यू याद ही हम लोग रखते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं? बहुत जगह पर हेल्प करेगा, तो इसमें कुछ दिक्कत है नहीं। चलो इसमें मान लो कि वो दे देता कि डिफ्यूज्ड वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन जो है ना, वो मान लो कि 2 लीटर है, वो बोल दिया, ठीक है। तो डिफ्यूज वॉल्यूम ऑफ किसका निकालना है, नियॉन का, तो कैसे करते हैं, dV ऑफ हाइड्रोजन बाई dV ऑफ नियॉन, तो dV का जो होगा वही रेट का रेशियो होगा, बताया ना, रेट का जो होगा वो उल्टा होगा, तो ये कितना होगा अंडर रूट इसका वाला m, बोलो यार, इसका वाला। कोई दिक्कत लग रहा है इसमें क्या, इसमें दिक्कत लगने वाली बात कहाँ है, बोलो जी। तो यही वाला हो जाएगा, यहाँ से कर लीजिएगा, तो ये हो गया √10। तो आपको पूछ किसके बारे में, नियॉन के बारे में पूछ रहा है, तो नियॉन वाला तो क्या हो जाएगा, dV और dV नहीं लिखना चाहिए, डेल्टा भी लिखना चाहिए, लेकिन आप समझ रहे हो दिल की भावना को। तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, 2 लीटर, 2 लीटर बाई ये वाला आएगा ना √10, है बोलो। इसको कैसे डील करोगे, अब देखो बच्चा कहाँ फंसेगा, बच्चा क्या करेगा ना कि यहाँ पर क्या लिख देगा 3.16, और जैसे 3.16 लिखा था फिर कैलकुलेशन में फंस गया। एग्जाम में यही सब होता है, तो इसको कैसे करोगे, यहाँ √10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 10 हो गया, अब ऊपर में आ गया √10, और √10 का वैल्यू तो तुम अब इसको पुट कर सकते हो, तो बोलो ये हो जाएगा 2 × 3.16, नीचे में 10 आ गया लीटर, तो यही वाला हो जाएगा 6.32, तो 0.632। तो कैलकुलेशन में यही पर बच्चा फंसता है एग्जामिनेशन हॉल में, कि वो क्या करेगा कि अब यहाँ पर याद है स्टाइल मार दिया, यहीं पर मार दिया ये वाला, अब
अब 3.16 आप पुट कर दिया, बस कैलकुलेशन करते रहिए। समझ आ रहा है कि नहीं? तो यही सब में गलती होता क्या है कि कैलकुलेशन करने लगे, इरिटेट हो गए, 2-3 मिनट टाइमो चल गया, एग्जामिनेशन हॉल में टेम्परामेंट बिगड़ जाना बड़ा आसान काम होता है, टेम्परामेंट संभालना मुश्किल होता है। तो कुछ कुछ चीज आप याद ही रखिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? याद रखता है जी, हम तो ये कहें कि दोनों याद रखना। रूट 10 का वैल्यू तो एप्रोक्स पाई, पाई कब यूज किया जाता है? जब पाई से कटने वाला होता है। देखिए आंसर आ गया 2 पाई बाई रूट 10, तो रूट 10 एप्रोक्स पाई होगा तो डायरेक्ट काट के 2 कर दिया। अरे बोलो यार, तो रूट 10 का वैल्यू एप्रोक्स किसके बराबर होता है? पाई के। और या फिर अभी नहीं कह रहा कि पाई का वैल्यू सर 3.16 याद करवा दिए, वो तुम समझ रहे हो ना? रूट 10 का वैल्यू 3.16 करता है। ये भी याद रख लेना कि 1 बाई रूट 10 या 1 बाई पाई, समझ आ रहा है कि नहीं? 1 बाई पाई एप्रोक्स 0.216 इसको रटे हुए रहता है ताकि फास्ट हो जाइए। अगर वो सब रटा हुआ रहेगा तो इसको क्या करेगा? 2 into 1 बाई रूट 10, तो 1 बाई रूट 10 को डायरेक्ट वो लिखता है यहाँ पे। हम तुमको गुना भागा सिखाने के लिए यहाँ पर खड़ा है लेकिन ये बताया क्यों जा रहा है? ताकि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। अरे बोलो यार, एग्जाम में फंसोगे। जैसे बच्चा को क्या होता है ना कि आ गया 1 बाई पाई, अब पाई के जगह पर वो 22/7 या 3.14 लिखा और कैलकुलेशन स्टार्ट है। अब ऐसे क्या होगा? तुमको याद रहेगा कि 1 बाई पाई इतना होता है। अगर मान लो तुमको 2 बाई पाई रहता तो इतना इंटू 2 करते डायरेक्ट आंसर चला था। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ये सब चीज ध्यान देना है। तो 3 डाटा याद रखना है, वो सब जगह पर काम देगा। ठीक है? अच्छा, अब तो जगह नहीं बचा। ये समझ में आ रहा है ना कि अगर जगह रहता तो कुछ और बताते। चलो देखो, जगह नहीं है तो बच जाएगा। ये दिल थोड़े ही कि एक का जगह क्या देखे, जैसे कि बोल दिया कि इसमें कुछ भी है, हाइड्रोजन है, ठीक है, और इसका हाइड्रोजन है और हीलियम, हाइड्रोजन भी है और हीलियम भी है। तो H2 का 5 मोल है और He का 10 मोल है। ठीक है? और आपको बोला कि बताओ रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा। तो ये बात समझ में आ रहा है कि R1 बाई R2 माने RH2 और RHE करोगे तो RH2 बाई RHE करोगे तो केवल अंडर रूट M2 कौन हो गया? ये हमारा बोलो यार, बाई M1 इसका ना हुआ जी। केवल इतना करोगे तो गलत हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या हो गया? मोल बदल ना गया जी। तो n का प्रोपोर्शनल होगा, जिसका जितना ज्यादा मोल उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन। तो ये समझ में आ रहा है कि NH2 वाला नहीं पता चल रहा है। अरे ये वाला ना लगेगा जी, तो कितना हो जाएगा? NH2 वाला 5/10। तो ये वाला सही होगा। समझ में आया? यहाँ से हो गया 1/2, आई हो गया √2, दिया आ गया 1/2। कोई दिक्कत लग रहा है तो ये सवाल तुम किसी बच्चा पूछेगा, देखो जनरली वो गलती कर देगा। तो गलती क्यों हुआ? तो क्या है कि उसको ये वाला चीज जो है वो नहीं बताया गया, हिट करके नहीं बोला गया, तो वहीं पर गलती होता है। टीचर का काम यही है कि सब कुछ बता देना ताकि आपसे जो तुमसे गलती हो सकता है वो हम बताए हुए। अब उसके बाद भी अगर तुम नए ध्यान में रख सके तो तुम्हारा नसीब। एक सुनाया था ना तुमको कि ठोकरें लगने के बाद भी तुम नहीं समझे तो तुम्हारा नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना काम कर ही दिया। तो वही चीज है, दिल धड़क जाता है। तो ये वाला जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अगर कभी पूछा तो। अच्छा, ये ना कि हम जान रहे हैं तो अब तो स्टाइल मारना जरूरी हो गया है। तो क्या है कि मोल के बारे में चर्चा नहीं किया तो सोच रहे हैं कि मोल क्या हो सकता है, डबल होगा कि ट्रिपल होगा। नहीं, हम स्टाइल तो मारना ही चाहते हैं। ऐसा नहीं, ये बात समझ में आ रहा है ना जी। मोल के बारे में चर्चा करेगा तो ठीक, और अगर नहीं चर्चा किया तो बराबर माना जाएगा। अब
अब ये नहीं कि मोल का चर्चा करके तुम एक्साइटेड हो गए कि हम भी तो हैं जो बना सकते हैं, 5 लाख गलती से उल्टे लिख दिए हो जाकर बस गया। तो ये सब चीज से बचना रहता है, समझ आ रहा है कि नहीं? लाइफ में बहुत सारे चीज से बचना रहता है। जैसे कि एक था, आज ही मीम्स पढ़ रहे थे, बड़ा अच्छा दिया हुआ था कि एक मजाक है, ऐसा नहीं है, लड़कियां अच्छी होती है, हंस का रहे हो यार। मीम्स में ये था कि वो रिचार्ज कराने के लिए तुम्हें हैंडसम हैंडसम बोलेगी, तुम समय समय पर आईना देखते रहना। कुछ इसी तरह से तो इसको उतारिए, आगे बढ़ा। अगला टॉपिक जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा हम लोग समझने का प्रयास नहीं करेंगे, सीधे रट जाना है और उसको अप्लाई करना है, ठीक है। बस थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं, समझ में आया तो ठीक है, अदरवाइज लाइट है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब हुआ ना कि कितना मोड में वो मूव करने के लिए फ्री है, या इसको डिफाइन और किया जाता है कि कितना मोड में वो एनर्जी रख सकता है, ठीक है। जैसे कि कोई मोनोएटॉमिक है, ठीक है, मोनोएटॉमिक पार्टिकल है, तो वो एनर्जी रोटेशनल वाला नहीं रख सकता है, समझ आ रहा है कि नहीं? क्योंकि इतना छोटा है वो कि वो एक्सिस के अपने ही एक्सिस के बाद घूमेगा तो रोटेशनल एनर्जी उसका 0 हो जाएगा, तो वो रोटेशनल एनर्जी नहीं रख सकता है। वो ट्रांसलेशनल एनर्जी रख सकता है, वो मूव कर सकता है, तो एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस हो गया, तो उसके मोशन को 3D के हिसाब से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, या उसके मोशन को बता सकते हैं कि या तो इधर होगा, या तो इधर होगा, या तो इधर होगा। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इन तीनों के हेल्प से आप उसके मोशन को बता सकते हैं। इसका मतलब उस पर ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हो गया उसका 3 हो गया, रोटेशनल नहीं होगा, क्योंकि वो रोटेट भी कर जाएगा तो उस रोटेशन के हिसाब से उसके पास एनर्जी कितना होगा, तो 0 होगा। रोटेशनल एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो इस एक्सिस के अबाउट कोई छोटा सा पार्टिकल घूमेगा तो उसका आई 0 होगा, आई 0 होगा तो उसका रोटेशनल एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। समझ आ रहा है? पूरा एग्जांपल हम दे रहे हैं। डायटोमिक को अगर आप देखिएगा, ठीक है, मतलब पार्टिकल यहाँ पर है, यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से बंधा हुआ है, तो ट्रांसलेशनल तो फिर से हो जाएगा 3, मतलब ये किधर भी चलेगा तो एक्स बाई जेड के हिसाब से आप उसके मोशन को एक्सप्लेन करिएगा, तो 3 हो गया इसका ट्रांसलेशनल। और रोटेशनल तो या तो ये ऐसे घूमेगा, मैंने अगर ये एक्स एक्सिस पर है तो एक्स एक्सिस के अबाउट ही घूमेगा, तो इसमें रोटेशनल एनर्जी 0 होगा, क्योंकि फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा, तो ये रोटेट कर सकता है बाई एक्सिस के अबाउट और जेड एक्सिस के अबाउट, तो इसमें 2 रोटेशनल हो गया। समझ में आ रहा है? अगर ट्राइएटोमिक होगा तो ट्रांसलेशनल तो फिर से 3 हो जाएगा, ट्रांसलेशन तो हमेशा ना 3 होगा जी, चलेगा, तो इसके मोशन को एक्स बाई जेड एक्सिस के ही हेल्प से ना एक्सप्लेन किया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ट्रांसलेशनल हमेशा 3 होगा, या तो एक्स की तरफ चलेगा तो बाई की तरफ चलेगा, या तो जेड की तरफ चलेगा, या किधरों चलेगा, तो एक्स बाई जेड के हेल्प से क्या किया जा सकता है, उसके मोशन को है जो कि बताया जा सकता है, तो ट्रांसलेशनल हमेशा 3 होगा। कुछ दिमाग ने काम किया था, आप यही याद रखिएगा कि ट्रांसलेशनल क्या होगा, 3 होगा। रोटेशनल वाला तो जिस एक्सिस पर वो रहेगा उस एक्सिस के अबाउट रोटेशनल अगर रोटेशन होगा तो उसका एनर्जी क्या होगा, 0, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही 0 हो जाएगा। अरे वो मॉलिक्यूल का बात किया जा रहा है, डिस्क का बात नहीं किया जा रहा है। डिस्क रहेगा, घूमेगा, तो उस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होता है ना जी। यहाँ पर पार्टिकल इतना छोटा कि वो एक्सिस पे पर है, तो रोटेट भी करेगा, तो इसका आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? उस एक्सिस के बाद तो अगर मॉलिक्यूल को एक एक्सिस पर रखा जा सकता है तो उस एक्सिस के अबाउट रोटेशनल उसका 0 होगा, बाकी 2 एक्सिस के अबाउट होगा। लेकिन अगर वो ट्राई एटोमिक है तो तुम ट्राई एटोमिक को किसी एक एक्सिस पर रख सकते हो क्या? अगर नॉन लीनियर है तब क्या बात बता रहे, नॉन लीनियर है इसे तो इसको एक एक्सिस पर रख सकते हो तुम। ये वाला एक्स एक्सिस पर रहेगा तो ये तो एक्स एक्सिस पर नहीं ना है जी,
तो ये समझ में आया कि ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर होगा, तो इसका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 3 नहीं होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। एक्स एक्सिस पर ये वाला है तो ये तो रोटेट करबे ना करेगा। अगर ये वाला है एक्स एक्सिस पर तो ये दो को तो रोटेट करेगा ही ना। तो नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक रहेगा तो रोटेशनल कितना होगा? 3। चलो अब लीनियर हो गया ट्राइएटॉमिक तो इसका रोटेशनल कितना होगा? 2। अरे लीनियर है तो किसी एक्सिस पर इसको रखा जा सकता है? अरे बोलो यार। तो उस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो इसका एनर्जी 0 है, तो बाकी 2 के अबाउट वो कर सकता है। तो ये समझ में आया कि रोटेशनल व्यू से देखिए आप तो डायटोमिक या लीनियर ट्राइएटॉमिक एक क्या कहानी होती है? अरे बोलो अभी भी नहीं, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? बहुत सारी चीज को एक्सप्लेन किया सकते, लेकिन जितना ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे उतना ही ज्यादा कंफ्यूज होगा। तो जैसे कि पंखा का पूछा जाएगा, मतलब जो पंखा सीलिंग में लटका हुआ है इसका पूछा जाएगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, तो उसको 1 बोलेगा कोई। कैसे? पंखा लटका हुआ है, क्या ये चल रहा है? चल नहीं रहा है, इसका मतलब इसका ट्रांसलेशनल 0 हो गया। मॉलिक्यूल चलबे करेगा, वो तो स्थिर रहबे नहीं करता है। अरे बोलो यार। तो मॉलिक्यूल हर हालत में जब भी रहेगा तो वो मोशन में रहेगा, इसलिए उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल 3 फिक्स है। सॉरी हाँ, ट्रांसलेशनल 3 फिक्स है, मॉलिक्यूल स्थिर नहीं ना रहेगा जी। अगर जो बोल दिया तुमको कि एट 0 केल्विन, 0 केल्विन पर क्या होता है ना, सब मोशन सीज हो गया, सब मोशन बंद हो गया। इस समय आ रहा है कि एट 0 केल्विन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 0। अरे बोलो यार। तो यही चीज है। तो मान लो कि पंखा को लटका दिया गया सीलिंग से, वो रोटेट हो रहा है, तो क्या ये चल रहा है? तो इसका ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 0। और रोटेशनल तो केवल 1, केवल 1। क्यों? क्योंकि केवल एक एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, बाकी की तरफ नहीं ना घूम पाएगा जी। मॉलिक्यूल में क्या होता है कि वो रैंडमली रोटेट भी हो रहा है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? और रैंडमली मूव भी कर रहा है। तो जब मूवमेंट होता है तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 3। अरे बोलो यार। और रोटेशनल में एक चीज और बता रहे, मॉलिक्यूल है तो जब भी रोटेट होगा तो हमेशा एक के एक्सिस पर अबाउट नहीं होते रहता है। अगर जो बोल दे कि मॉलिक्यूल रेस्ट्रिक्टेड है एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट होने के लिए, एम रेस्ट्रिक्टेड है तो एक्स एक्सिस के अबाउट डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 0 उसका हुआ रोटेशनल वाला। और दूसरा तरफ मूव दूसरे एक्सिस के अबाउट रोटेट कर ही नहीं सकता, क्योंकि सूर्य बोल दिया रेस्ट्रिक्टेड है एक्स एक्सिस के अबाउट, तो उधर वाला का 0 हो गया। लेकिन कोई भी मॉलिक्यूल है तो कभी ऐसे रोटेट करेगा, कभी ऐसे रोटेट करेगा। बात समझ में आ रहा है? वहां भी रैंडमनेस है। इस कारण से रोटेशनल वाला एक्स एक्सिस के अबाउट किसी समय में सोचोगे तो 0 होगा तो बाई जेड की तरफ आ जाएगा, या किसी समय में वो बाई एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा तो एक्स जेड की तरफ आ जाएगा। अरे बोलो यार। और नए दिमाग काम करे तो और ज्यादा अच्छा बात, चुपचाप तुम रट जाओगे। मोनोएटॉमिक है, ओवरऑल रटने हमसे सवाल पूछता है, जितना सोचने लगते हैं क्या, सोचना नहीं, सीधे रट जाना। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल रहेगा। कुछ नहीं भी समझ में आया तो ज्यादा अच्छा बात, क्योंकि चुपचाप रटना है तुमको। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल में ट्रांसलेशनल कितना हो जाएगा? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगा। इसका हमेशा 3 ही होता है मोनोएटॉमिक। ठीक है, वो आगे पढ़ाएंगे। कुछ डिफरेंस होता है दूसरा में। तो डायटोमिक का, डायटोमिक मॉलिक्यूल रहेगा तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये कितना होगा? 3। ट्रांसलेशनल तो 3 होना। अच्छा, अगर कभी दे दिया एक रड है, ठीक है, या पाइप है, पाइप फिक्स है, ठीक है, और उसमें एक गोली को छोड़ दिया,
गोली होता है ना, कंचा जो खेलता है, उसको छोड़ दिया, तो वो उस पाइप के अंदर मूव करने के लिए रेस्ट्रिक्टेड है कि नहीं है? उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? ट्रांसलेशनल 1P3 बताओ तो वो क्वेश्चन ना दिया कि पाइप में उस गोली को डाला गया था, जैसे पाइप होगा उसी में होगा। यहां पर क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल एक तरफ नहीं मूव करेगा, उसका रैंडम मोशन है, तो कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, सब तरफ न जाएगा। लेकिन अगर उसको आप रेस्ट्रिक्ट कर दीजिएगा कि एकदम ऐसे ही मूव करेगा, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाएगा, ट्रांसलेशनल वाला। समझ में आया? जनरल लाइफ से क्वेश्चन पूछता नहीं है, वो आपको मॉलिक्यूल के बारे में चर्चा करेगा, और जो नहीं भी आपको समझा हुआ रहेगा, याद रहेगा, तो सवाल बन जाएगा। इवन देन यादें करिए के सवाल बनाना था, लेकिन कभी मान ले वो दे दिया, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि एक वायर है जो कि टाइट करके दोनों तरफ बांध दिया गया है, और उसमें एक रिंग डाल दिया गया है, समझ में आ रहा है कि नहीं? एक छोटा सा रिंग डाल दिया गया, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए कितना होगा ट्रांसलेशनल? तो आप मून के 3 बोल दोगे, उसका 1 होता है। ये बात आपको समझ में आ रहा है? या आपको बोल दिया कि कोई पार्टिकल फ्री है केवल एक्स वाई प्लेन पर चलने के लिए, तो केवल एक्स वाई प्लेन पर चलने के लिए, या तो एक्स या तो वाई, कभी चलेगा भी तो एक्स वाई, तो उसका ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? तो अगर जनरल राइट से वो सवाल पूछा तब आपको सोच के बताना, इसीलिए वो अपना बात भी हम बताएं, लेकिन जनरल लाइफ से सवाल अभी तक तो नहीं पूछा है, ठीक है? और मॉलिक्यूल के बारे में बात करेगा तो सोचने ही लगोगे तो लेट हो जाएगा, तो सोचना नहीं। बोलो यार, इसको समझिएगा कि आपको मॉलिक्यूल से मतलब है, जो याद रहेगा तो काम चल जाएगा। और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? डायटोमिक है, मतलब ऐसे समझिए, यहाँ तो उस एक्सिस के अबाउट नहीं होगा, बाकी 2 के अबाउट होगा। और बोलो, चलो तीसरा ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल, इसका तो 2 केस बनेगा। एक क्या बनेगा? एक बनेगा नॉन लीनियर, ठीक है? तो नॉन लीनियर में क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये तो 3 ही होगा। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3 होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? इसका डायग्राम ऐसे टाइप का ना बनेगा जी। अरे बोलो यार, इसका वाला ऐसे टाइप का था। और लीनियर में, लीनियर रहेगा तो कैसा डायग्राम बनेगा? ऐसा बनेगा लीनियर में। तो ट्रांसलेशनल बताइए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3 होगा। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? ये 2 होगा। बोलो यार। अच्छा, इसमें क्या हो जाता है ये समझिएगा, एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है इसमें। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो 2 होता है। तो इसमें टोटल इतना होता है। कहानी समझा रहे हैं, समझा रहे कहानी। देखो होता क्या है, इस सब में चेंज होगा। कोई मॉलिक्यूल जो है, 2 मॉलिक्यूल नहीं, सॉरी, मतलब डायटोमिक है, तो एक यहाँ है एक यहाँ है, तो इसके बीच में बॉन्ड बंधा हुआ रहता है, तो उसको आप एज ए स्प्रिंग टाइप से सोच सकते हैं, ठीक है? तो नॉर्मल टेम्परेचर पर इसमें वाइब्रेशन नहीं माना जाता है, बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत होता है वाइब्रेशन, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन नहीं माना जाता है। लेकिन टेम्परेचर को बहुत ज्यादा कर दीजिएगा, बहुत ज्यादा 5000 केल्विन के आसपास में कर दीजिएगा, लिख देगा हाई टेम्परेचर, तब क्या होता है इसमें वाइब्रेशनल क्या होता है? इंक्लूड हो जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? और एक वाइब्रेशन में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो बात समझिएगा, ट्राइएटोमिक जब होता है ना, ट्राइएटोमिक, बोलो यार, तो ट्राइएटोमिक में नॉर्मल टेम्परेचर में, ट्राइएटोमिक लीनियर वाला में नॉर्मल टेम्परेचर में भी 2 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर में। अरे बोलो। और अगर जो हाई टेम्परेचर कर करके बोलेगा तो
किसमें? मोनोटोनिक में। मोनोटोनिक में है कुछ ऐसा वाइब्रेट करने वाला? बोलो यार। तो ये समझ में आ रहा है कि सब का एक स्पेशल केस होगा जी। एट हाई टेम्परेचर क्या होगा बताओ तुम? एट हाई टेम्परेचर दो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। लेकिन ये कब चर्चा करिएगा? जब हाई टेम्परेचर वो बोलते, बोलो यार। इसमें भी एट हाई टेम्परेचर क्या होगा? दो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। और इसमें भी एट हाई टेम्परेचर क्या होगा? दो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। अब इसमें तुमको लग रहा होगा कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो पहले आप दो लिख चुके हैं। जब ट्राई एटॉमिक होता है ना, तो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी कुछ वाइब्रेशन इसमें होते रहता है। हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो और ज्यादा वाइब्रेशन, ये भी पूरा खुल के करेगा। तो होता क्या ये समझो, नॉर्मल टेम्परेचर में ये लगभग स्थिर टाइप का फीलिंग देता है। समझ में आया? तो ये वाइब्रेट करता है, ये वाइब्रेट करता है, तो ऐसा लगता है ना कि केवल यही दोनों है जो कि ऐसे हो रहा है। तो एक वाइब्रेशन में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है नॉर्मल टेम्परेचर में। और जब टेम्परेचर हाई किया जाता है तब क्या होता है कि ये भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट होने लगता है और ये भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट होने लगता है। लाइट है टू द पॉइंट। क्या याद रखिएगा कि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम सबका 3 होता है किसी भी टेम्परेचर पर। अरे बोलो यार। मोनोएटॉमिक में रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होता है। और टेम्परेचर हाई भी कर दीजिएगा तो वाइब्रेशनल नहीं होगा। अरे बात समझ में आ रहा है? ठीक है। डायटोमिक में ट्रांसलेशनल तो हो ही गया, रोटेशनल भी आपको पता ही चल चुका है। अगर हाई टेम्परेचर लगा देगा तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हो जाएगा, मतलब वाइब्रेशनल वाला भी हो जाएगा। मोनो का अगर बोला जाए तो टोटल कितना हो गया? 3। तीनों का तीनों क्या है? ट्रांसलेशनल। डायटोमिक का बोला जाए तो कितना होगा? 5 होगा, जिसमें 3t प्लस 2r होगा, रोटेशनल होगा। इसका जरूरत पड़ेगा कितना रोटेशनल है कितना ट्रांसलेशनल, उसको क्वेश्चन पूछता है, बता रहे हैं, एनर्जी से रिलेट करके पूछेगा। ट्राइएटोमिक, अरे बोलो जी। ट्राइएटोमिक में जब तक नहीं चर्चा करेगा आप क्या मानिएगा? नॉन लीनियर वाला मानिएगा। ट्राइएटोमिक लीनियर होना सामान्य बात है कि नॉन लीनियर होना सामान्य बात है? नॉन लीनियर। अरे लीनियर तो कुछ कुछ ना होगा जैसे CO2। अरे बोला यार। तो ट्राइएटोमिक में जब तक नहीं बोलेगा तब तक आप क्या बोलिएगा? नॉन लीनियर वाला है, जिसमें क्या होगा? 3 ट्रांसलेशनल प्लस 3 रोटेशनल। कोई दिक्कत लग रहा है? और अगर जो बोल दिया ट्राइएटोमिक लीनियर, ये बोल दिया, जब तक नहीं बोलेगा तो उसी को मानोगे। समझ में आ रहा है? तो इसका कितना हो जाएगा? इसमें हो जाएगा टोटल 7, जिसमें क्या होगा? 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल प्लस 2 वाइब्रेशनल। और हाई टेम्परेचर का बात करेगा तो इसमें सब में 2 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जोड़ देगा। अरे बात समझ में आया? यही वाला चीज यहाँ बताया गया जो ओवरऑल इसको आपको रटना है ऐसे कर करके। बोलो जी। और नॉर्मल लाइफ में जब बात करेगा तब दिमाग लगा के बताइए। जैसे बोला ना कि पंखा का, तो पंखा चल रहा है क्या? ऐसे ट्रांसलेशन में हो रहा है? नहीं। अरे बोलो यार। रोटेशन तो फिक्स है कि उसी के अबाउट होगा। ये नहीं सोचता कि पंखा का ऐसे कर देंगे तो ऐसे होने लगेगा, जो है उसके बारे में बात किया है। अरे बोलो यार। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? वो पंखा रहेगा तो क्या होगा बताओ तो? बोलो। उसमें कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा?
डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, दोनों रोटेशनल होगा। कैसे? एक इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, जो ऐसे समझो ना, क्या स्टैंड फैन है ना, उसमें ऐसे सब घूमता है, तो एक रोटेशन हो रहा है इसके अबाउट ऐसे ऐसे, इसमें हो रहा है ऐसे ऐसे। अरे बोलो यार, इसमें कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा? 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। वॉल फैन बोल सकते हो या स्टैंड वाला कर सकते हो, समझ में आ रहा है? अरे बोलो, तो समझ रहे हो? अभी कहाँ डाउट हो गया तुमको जी? बोलो कहाँ लिखने में गजब उल्लू हो। अब ये ना बोले ये बात यार कि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो वाइब्रेशनल वाला होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी इसमें होता था, हाई टेम्परेचर में दुआ जगह क्या लिखा गया है? दुआ। अरे जो पहले पढ़ाया था, जो अभी बताया गया, ये किसके लिए है? बोलो जल्दी। ये नॉर्मल टेम्परेचर पर, बोलो यार। एट हाई टेम्परेचर बताओ क्या होगा? अभी हाई टेम्परेचर का पूछ नहीं रहा, पूछेगा वो जरूर। मोनो का क्या होगा? मोनो का 3 ही होगा। डाई का क्या होगा? डायटोमिक का टोटल हो जाएगा 7। 2 छोड़ देना और क्या। ट्राइएटोमिक का क्या होगा? ट्राइएटोमिक में जब तक नहीं बोलेंगे यही सोचेंगे। अरे बोलो। ट्राइएटोमिक लीनियर में कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कितना ट्रांसलेशनल है, कितना रोटेशनल है और कितना वाइब्रेशनल है। ट्रांसलेशनल तो फिक्स है, रोटेशनल और वाइब्रेशनल वाला में अंतर होता है। तो उसका जरूरत कहाँ पर पड़ता है वो हम सवाल करवाते हैं। पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए तुमको। अरे बोलो यार, ठीक है? अब समझिए जरूरत कहाँ पर पड़ता है इसका। तो एक पढ़ना है ना, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। नाम नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, मैंने ऐसे लिखेंगे, मैंने खाली बोलते हैं, ये लिख लेते हैं। क्या है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन? ये क्या बोल रहा है पहले ये बताओ। मैंने इस नाम से क्या फीलिंग आता है? नाम से क्या फीलिंग आ रहा है बताओ? हाँ, नाम बता रहा है इक्विपार्टीशन। बोले तो इक्वल पार्ट, बोलो यार। तो ये रूल क्या बोलता है कि किसी मॉलिक्यूल के पास जितना भी टोटल एनर्जी होगा ना, वो इक्वली डिवाइडेड होगा हर डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे कि मोनोएटॉमिक के पास x जूल एनर्जी है, तो क्या होगा? ट्रांसलेशनल ही है केवल, तो उसमें भी तुम 3 पार्ट बांट सकते हो। तो x/3 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 एनर्जी होगा सब डिग्री ऑफ फ्रीडम से अटैच। समझ में आया? डायएटॉमिक है और उसका एनर्जी x जूल है, तो x को तुम 5 भाग में बांट दो। अरे बोलो यार, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है तो 5 भाग में बांट दो, जिसमें 3 पार्ट ट्रांसलेशनल ले जाएगा और 2 पार्ट रोटेशनल ले जाएगा। तो कितना ले जाएगा ट्रांसलेशनल? कभी भी होगा ना बांटना तुमको, तो सबसे पहले क्या करना कि जितना टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसे डिवाइड कर देना, तो वो उतना पार्ट में बढ़ गया। अब जिसका जितना पार्ट है उसको दे दोगे। तो बताओ, तो अगर टोटल एनर्जी x जूल है तो ट्रांसलेशनल के पास कितना जाएगा? कितना जाएगा? 3x/5। कैसे? पहले 5 भाग में उसको बांट दिए, तो x/5 सबके पास गया, जिसमें से 3 पार्ट है ट्रांसलेशनल वाला, तो वो 3x/5 होगा। 2 पार्ट है कौन? रोटेशनल वाला, 2x/5 होगा। चलो ट्राइएटॉमिक में बताओ तो अगर x है तो ट्रांसलेशनल के पास कितना जाएगा? एक तो आप डायरेक्ट कर दे सकते हैं कि x/2, क्योंकि इसके पास जितना रहेगा तो ये बराबर बराबर ना है। इसमें जितना गया होगा उतना ही इसमें गया होगा, तो x/2 इसमें गया होगा, x/2 इसमें गया होगा। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं x है तो पहले 6 भाग में बांट दिया, तो x/6 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 ऐसे करके, और x/6 3 को समेटिएगा तो 3x/6 बोले तो x/2। समझ में आ रहा है?
तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन यही बोलते हैं, बाप रे बाप, साइंटिस्ट बने हैं, बस एक रूल है। तो ये आप समझ रहे होंगे कि each degree of freedom have equal amount of energy। अरे बोलो यार। और बोला क्या गया कि each degree of freedom के पास equal amount of energy रहेगा, ठीक है, जो बराबर होगा kT/2 के, ये बोला गया। वन मॉलिक्यूल के बारे में बोल रहा है। ये क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं साइंटिस्ट के लिए रिस्पेक्ट ना होता, लेकिन यहाँ साइंटिस्ट कोई है नहीं, इसलिए सब डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगा, ठीक है। और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम जो भी होगा तो उसके पास कितना एनर्जी होगा। तो अगर मॉलिक्यूल का टेम्परेचर T है, मॉलिक्यूल का टेम्परेचर T है, तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ इतना एनर्जी अटैच रहेगा। एक मॉलिक्यूल के एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ इतना एनर्जी अटैच रहेगा, या इतना एनर्जी रहेगा, सब है ना। फिर क्या होगा कि ओवरऑल फॉर्मूला याद रखना, खाली ऐसी बता दे रहे हैं, समझ ना जी। एक मॉलिक्यूल के एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितना एनर्जी होगा, kT/2 T टेम्परेचर, समझ में आ रहा है। तो अगर जो एक मॉलिक्यूल के मान लो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम F है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है F है, तो कितना एनर्जी होगा F kT/2। ये सब कुछ करना नहीं, अभी पहले सुन लीजिए, उसका तो फाइनली याद रखेंगे, ऐसे ही मन लगाने के लिए बताया जाए। तो एक मॉलिक्यूल के पास ये टोटल एनर्जी होगी, ये बात समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा। एक मॉलिक्यूल के पास ये टोटल एनर्जी हो गया, तो Na मॉलिक्यूल के पास कितना एनर्जी हो जाएगा, आपको पता है R=KNA होता है, अरे बोलो यार। तो KNA को क्या लिख देंगे, यही ना हुआ जी। तो ये क्या बता रहा है, Na मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया, एक मोल, तो एक मोल के पास उतना एनर्जी होता है FRT/2, समझ रहा है, या F/2RT बोला, समझना। तो एक मोल के पास इतना एनर्जी है, तो पहले लिख दे रहे हैं। ये सब खाली टाइम काट रहे हैं, ये सब कुछ करना नहीं, तुमको बराबर याद रखना है। तो एक मोल का टोटल एनर्जी कितना होगा, बोला जल्दी, टोटल एनर्जी F/2RT हो गया। तो n मोल के पास टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, F/2nRT। इसको आपको नो रिवीजन में डाल देना। नो रिवीजन बोले तो इसको रिवाइट नहीं करना, बात समझ में आ रहा। आपको याद क्या रखना है, एक मॉलिक्यूल के एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ इतना एनर्जी रहता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, अरे बोलो यार। तो अब इसी से आगे हम लोग बढ़े। अच्छा एक चीज समझना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, पूछेगा ना तो बड़ा अच्छा से प्यार से समेटेगा, तो तुम समझाना नहीं, बस यही बोल रहे हैं। देखो तो ये मोलर मास पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आसमान में कुछ ही देख रहे हो, यहाँ देखो ना, नहीं कर रहा है। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, क्या समझे, कोई एलिमेंट हो, हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, कोई भी गैस हो, उसके एक मॉलिक्यूल का एनर्जी, एक
मॉलिक्यूल का एनर्जी हम बता रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो अटैच है वो क्या है? फिक्स है, KT बाई। हम ये एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ बोले, टोटल नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? पता नहीं, ज्यादा बोलेंगे ज्यादा कंफ्यूज होगा। तुम लोग पूरा पॉइंट याद क्या रखोगे, याद रखना चाहिए। एक चीज समझिएगा, टोटल एनर्जी जो भी बोला जाएगा ना, उसको हम लोग इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। गैस के टोटल एनर्जी को क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? क्योंकि ये इंटरनली सब है जो कि मोशन हो रहा है। गैस को उठा करके तुम डिब्बा में रख करके दौड़ रहे हो, वो कहानी नहीं चल रहा है। बोलो यार, आप लोग को लग रहा है क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है। ठीक है, ये वाला नहीं हमको उतना बताना चाहिए था, लेकिन राइट। चल यहाँ लिखिए, उसको लिख दिए नो रिवीजन, उसको घर पर रिवाइज नहीं करिएगा, आप सीधे यहाँ याद रखिएगा। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये किसके बराबर होगा? F(kT/2). इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मोल, समझ आ रहा है कि नहीं? ये किसके बराबर होगा? F(RT/2). जिसका कम यूज होगा, हम जानते हैं। आपको ओवरऑल ये याद रखना है, फाइनल U मतलब इंटरनल एनर्जी जनरल फॉर्मेट में, ठीक है? N मोल का कितना होगा? F/2 nRT। ये आपको याद रखना। हालांकि यही याद रहेगा तो सब का निकल जाएगा। N मोल का तो इतना, एक मोल का तो यहाँ 1 पुट कर दीजिए तो इतना। अरे बोलो यार, एक मोलिक्यूल का तो पहले N=1 पुट करोगे तो मोल आ गया, अब मोल में एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे तो एक मोलिक्यूल आ जाएगा। तो वो सब भुला भी जाइएगा तो ये वाला याद रहेगा तो काम चल जाएगा। नहीं समझ में आया? ये वाला क्या है बताओ तो? N मोल का एनर्जी कितना होता है? तो F/2 nRT होता है। तो सब कुछ तुम भुला जाओ, ये वाला याद रखोगे तो काम चल जाएगा। ये वाला एगो बच्चा ये भी याद रखना चाहिए। एक चीज और ध्यान देना, हम क्या बोले? एक मॉलिक्यूल का एनर्जी है इतना, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का एनर्जी है इतना। अरे बोलो यार, तो खाली ये वाला याद करिएगा, बाकी सब को भुला जाइएगा तो निकल जाएगा। हम भी उतना नहीं याद किए हुए, यही याद किए हुए। आपसे बोल दिया एक मोल का बताओ, यहाँ एक का वैल्यू 1 मार दोगे तो 1 मार दोगे तो वाला आ ना जाएगा, जिसको कहा नहीं याद करेंगे, यही याद करेंगे। यार बोलो यार, एक मॉलिक्यूल का कभी पूछेगा तो दो तरीका। एक तो क्या होगा, पहले एक मोल का निकाल दो तो जितना आएगा वो Na मॉलिक्यूल ना हुआ, जिसे Na से डिवाइड कर दोगे चल आएगा। या एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ इतना है तो उस मॉलिक्यूल में अगर F डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो F(kT/2) हो जाएगा। मॉलिक्यूल मोल में अंतर पता चल रहा है ना तुमको? क्या कहानी? तो बार बार हम बोल रहे हैं, इसको रिवीजन में डाल दो, ज्यादा मन हो तो बोलो यार। इसको भी क्या करो, नो रिवीजन में डाल दो। अगर टू द पॉइंट पढ़ना है तो केवल इस दोनों को पकड़ो। अरे बोलो। अब बताओ तो, नॉर्मल बेबी, अब इसको नहीं रटने लगना, रटना इसी को। मोनोएटॉमिक का कितना होगा? N मोल का। अरे मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 3/2 nRT। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? हम N मोल का पढ़ रहे हैं और ये सब कौन होगा? ट्रांसलेशनल होगा कि नहीं होगा? डायटोमिक का 5/2 nRT। तो 5/2 nRT है तो इसको क्या करोगे? 3 ट्रांसलेशनल को दोगे और 2 रोटेशनल को। इसको शॉर्टकट में कर सकते हो, किसी को तोड़ देते हैं। तो 3/2 nRT प्लस 2/2 बोल सकते हैं nRT। ये किसका हो गया? रोटेशनल का। ये किसका हो गया? ट्रांसलेशनल का।
ऐसे ही करके कर सकते हैं। ट्राइएटॉमिक में दिमाग चलने लगेगा कि मोनो है कि डाई है, जब तक नहीं बोलेगा। सॉरी, ट्राइएटॉमिक में लीनियर है कि नॉन लीनियर है, ये दिमाग में नहीं चलना चाहिए। जब तक नहीं बोलेगा क्या होगा, नॉन लीनियर। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका कितना हो जाएगा 6 nRT/2। बोलो यार, तो इसका जो भी होगा तो आधा आधा ये कटेगा ना जी, तो 3 nRT/2 एंड 3 nRT/2। बोलो जी, ये हो जाएगा किसका, ट्रांसलेशनल का, ये किसका हो जाएगा, रोटेशनल का। चलो अब आपको बोल दिया कि CO2 में बताओ क्या होगा, ठीक है। एनर्जी इन CO2 एग्जाम्पल, इंटरनल एनर्जी ऑफ CO2। कैसे कैसे टूटा हुआ रहेगा, तो CO2 किस में आता है, CO2 होता है ट्राइएटॉमिक लीनियर। तो U टोटल पहले बोल दो कितना होगा, 7/2 nRT, जिसमें से बोलो कैसे बटेगा, इसका क्या होता है 3 ट्रांसलेशनल, तो 3 ऊपरे वाला को तोड़ोगे, समझ आएगा ना, तो कितना हो जाएगा 3/2 nRT, किसमें ट्रांसलेशनल, और 2/2 nRT किसमें, रोटेशनल में। इसको काट नहीं सकते हो क्या, तो काट सकते हो, ये नहीं कि कुछ अजूबा लिखा हुआ है तो आसमान से भी उतरा है, ऐसा नहीं कुछ, वो बताया जा रहा है फीलिंग के लिए। और 2/2 nRT किसमें, वाइब्रेशनल में, नॉर्मल टेम्परेचर पर। अरे बोलो यार, तो इसी में क्वेश्चन पूछता है जी, वाइब्रेशनल है, तुम पीछे बैठे करो, तुम आगे बैठते तो दिमाग नहीं काम करता। हम रीजन समझ रहे हैं, होता है। किसी के बालों में इत्र जो लगा हुआ उसका खुशबू तुमको मदहोश कर रहा है, होता है। इस उम्र में और होता है, आदमी पागले होले रहने करता है। क्या छोड़ो, क्या बोल रहे समझिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि CO2 में, एग्जांपल दे रहे, CO2 में रोटेशनल एनर्जी और ट्रांसलेशनल एनर्जी का रेशियो बताइए। तो CO2 वाला में क्या हो जाएगा जी कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 होगा, एनर्जी का रेशियो पूछेगा तो जो कॉमन होगा कटवे ना करेगा जी, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का रेशियो ले लीजिएगा। तो CO2 हो गया जो कि लीनियर वाला हो गया, तो इसमें रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गया और ट्रांसलेशनल कितना हो गया 3। तो डायरेक्ट भी 2/3 बोल सकते हैं, या इसमें इससे रेशियो डिवाइड करिएगा तब भी वही आ जाएगा। लेकिन ये याद ही रखते हैं शॉर्टकट में कि एनर्जी का रेशियो पूछे डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से। अरे बोलो यार, सॉरी, एनर्जी का रेशियो पूछे, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशन कुछ भी, तो उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ना, उसी का रेशियो ले लेते हैं तो चल आता है। बोलो यस सर। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कुछ भी H2 का ट्रांसलेशनल और रोटेशनल एनर्जी का रेशियो बताइए क्या होगा, तो H2 कौन हो गया, डायटोमिक, डायटोमिक ना हुआ, तो डायटोमिक हो गया, तो ट्रांसलेशनल उसका कितना हो गया 3, तो फिक्स है, और रोटेशनल क्या हो गया 2, तो ट्रांसलेशनल बाय रोटेशनल 3/2। अगर जो पूछेगा कि H2 के रोटेशनल और टोटल एनर्जी का रेशियो क्या होगा, तो टोटल हो गया क्या H2 का 5, जिसमें से रोटेशनल 2 और टोटल 5 होगा, 2/5 होगा। एट हाई टेम्परेचर व्हाट इज द रेशियो ऑफ
रोटेशनल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ H2। तो H2 डायटोमिक है, तो ऐसे नॉर्मल होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, लेकिन हाई टेम्परेचर लगा दिया डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 7। तो टोटल एनर्जी को रिलेट करिएगा किससे? 7 से। और बोलो यार, और रोटेशनल कितना हुआ? 2/7। तो वो सब लिख सकते थे, लेकिन बोर्ड पर जगह नहीं, इसलिए नहीं लिखे। ठीक है, इतना पढ़ा दिए हम। अगर टू द पॉइंट बात किया जाए ना, तो मात्र 2-3-4 लाइन में सबको समेट लिया जा सकता है। पहला डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो मुंह से निकलना चाहिए शॉर्टकट में 356। नाना पाटेकर का मूवी देखो अब तक 56, तो ये याद रखिएगा 356 जो नॉर्मल फॉर्मेट में होता है। मोनो का 3, डाई का 5 और ट्राई का 6, जिसमें से सब में 3 घटा लीजिएगा तो वो रोटेशनल वाला देगा। 3, 5, 6 ये टोटल हुआ डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसमें से सब में तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा ट्रांसलेशन वाला, तो घटा लीजिएगा तो बाकी रोटेशनल वाला होगा। तो इसका रोटेशनल क्या हुआ? 3 घटा दीजिए, इसमें 3 घटाइएगा 2, इसमें 3 घटाइएगा 3, तो जो बचा हुआ वो ट्रांसलेशनल का हो गया, सॉरी रोटेशनल का हो गया। कोई दिक्कत लग रहा है? बोलो यार। और हाई टेम्परेचर कहेगा तो +2 सब में जोड़ दीजिएगा। बोलो यार, मोनो को छोड़ कर। ओके, एक बात कुछ बोलना चाह रहे हो? छोड़ो, तो ये वाला आप याद कर देना, तेजी में याद होना चाहिए जी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो याद कर सकते हैं 356, आप समझ गए हो। तो इसका ही शॉर्टकट हो गया, हाई टेम्परेचर पर 2 बढ़ा दीजिएगा, मतलब डाई और ट्राई वाला में। ठीक है, और बाकी कुछ है नहीं। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन क्या बोलता है कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ ईच मॉलिक्यूल कितना एनर्जी अटैच रहता है। समझ आ रहा है? अरे बोलो यार। और बाकी ओवरऑल सब भुला जाइएगा, एकदम दिमाग में से निकाल दीजिएगा। हैरी पॉटर में देखते हैं याद निकाल देता है दिमाग से। तो वैसे क्या है कि आपको वो सब फेंक देना है। आपको अगर इंटरनल एनर्जी या टोटल एनर्जी का चर्चा करेगा तो ये वाला आप याद रखिएगा। ठीक है, तो F/2 nRT समझ आ रहा है कि नहीं? 1 मोल का भी जगत कर लीजिएगा, 1 मॉलिक्यूल का भी जगत कर लीजिएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जी, 2 मॉलिक्यूल में ज्यादा फंसाता है। वो CO2 हो गया, फिर BeCl2 हुआ। ट्राई एटॉमिक जब रहेगा, ट्राई एटॉमिक, तो थोड़ा सावधान हो जाइएगा। लीनियर है कि नॉन लीनियर है देख लीजिएगा। अब तो हम पर चिल्लाने नहीं लगना। कभी तो आप ही बोल रहे थे कि जब तक नहीं बोलेगा नॉन लीनियर मानते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम बोले यस माय लॉर्ड आई एडमिट इट। बट है क्या कि जब मॉलिक्यूल दे देगा तब तो पता ना करिएगा जी। ये बात समझ में आया? मॉलिक्यूल नहीं दिया, सीधे बोला ट्राई एटॉमिक, तब नॉन लीनियर। अरे बोलो यार, मॉलिक्यूल दे दिया तब सोचेंगे कि लीनियर है कि नॉन लीनियर। H2 में भी सोचने लगोगे। डायटोमिक हमेशा क्या होगा? लीनियर ही होगा। अरे डायटोमिक हमेशा क्या होगा? लीनियर होगा। वो ट्राइएटोमिक से कहा चलता है कि लीनियर है कि नॉन लीनियर है। और ये बात समझ में आया? ओके, तो पहले इसको उतारिए, फिर आगे कहानी बढ़ाते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग पढ़ लिए, उसका यूज है कुछ। ठीक है, ऐसे आपको डायरेक्ट याद ही रखना है। ठीक है, थोड़ा सा हम खाली बता देते हैं। फॉर्मूला कभी कभी पूछ देता है जी। तो आप जो पढ़े थे ना CV, पढ़े थे ना जी CV, ये क्या है बताओ तो? मोलर स्पेसिफिक हीट है या मोलर हीट कैपेसिटी है। बोलो यार, गैस के गेट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये याद रखिए कि FR/2 होता है। ठीक है, और मोलर हीट
कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर Cp, ये F/2 + 1 R होता है। ये आप रटे हुए रहिए, समझ आ रहा है कि नहीं? वो रटे हुए रहिए। और इसका रेशियो जो होता है उसको गामा से इंडिकेट करेंगे, ये Cp/Cv के बराबर होता है। तो Cp के जगह पर करो तो कितना हो जाएगा? F+2 इंटू R/2, यहाँ पर से करोगे तो आ जाएगा F+2 बाई F, ऐसा हो जाता है। तो आप इसको रट दीजिएगा, बिना सोचे समझे इसको रट दीजिएगा कि Cv का वैल्यू कितना होगा, तो Fr/2 और Cp का वैल्यू कितना होगा। तो इसी में क्या होगा ना कि R जोड़ दीजिएगा तो चल आता है, ठीक है। और गामा का वैल्यू Cp/Cv, गामा को क्या बोलेगा जी, तो रेशियो ऑफ Cp एंड Cv बोलेगा, समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये वाला कितना होगा, तो ये नहीं भी याद रखे तो काम चल जाएगा, इसी में आप इसी डिवाइड करिएगा तो ये वाला चीज आ जाएगा। ओके, इसको दो फॉर्मेट में याद रखते हैं जी, गामा का वैल्यू Cp/Cv भी और Cp का वैल्यू गामा Cv, ये भी याद रखिएगा। आपको नहीं लग रहा है कि ये आया है इसी से, Cv को जब पेट से बताएगा ना, लेकिन याद इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आगे जरूरत पड़ता है इसमें, ठीक है। जैसे बोलेंगे रटने वैसे रटिएगा, तभी है जो कि थर्मोडायनेमिक्स में काम चल पाएगा, नहीं तो एकदम बताते हुए रह जाइएगा। अगर बकाना मैंने समझते हैं ना जी, हाँ, अलवलाना मैंने समझते हैं ना, ऊ करना उसी को कहते हैं। कुछ पूछा तो पता नहीं चल पा रहा है क्या करे नहीं करे, और सोच में रहना वही। अरे रट जाइएगा, ठीक है। अब देखिए ये आप पहले से जानते ही होंगे, लेकिन बस खाली कर दे रहे हैं। क्वेश्चन कुछ सीखिएगा, यहाँ पर तो पूछेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा गैस, ये हो जाएगा Cv, ये Cp गामा। तो मोनोएटॉमिक का क्या होगा, मोनोएटॉमिक का क्या होगा, यहाँ 3 पुट करिएगा तो जाएगा 3R/2, और ये वाला इसमें पुट करिएगा तो 5R/2, और इसका रेशियो लीजिएगा तो 5/3, ये ना Cp/Cv इतना होगा। तो इतना नहीं सोचना, इसको आपको इसलिए रट जाना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के ही टर्म में अगर पूछ देगा तो उस ढंग से जवाब दीजिएगा। और नॉर्मल क्वेश्चन में जो यूज करना रहेगा तो वहां से यहाँ नहीं आएंगे, डायरेक्ट रटे हुए रहेंगे, समझ में आ रहा है? डायटोमिक क्या होगा, 5R/2, ये वाला 7R/2, रेशियो लीजिएगा तो ऊपर 7/, ट्राइएटोमिक में कितना हो जाएगा, देखो नो, इसको कोई 3R भी बोलता है या 6R/2 भी बोल सकते हैं, जो आप बोलिए, 3 भी बोल सकते हैं, 3R, यहाँ पे 4R, इससे R ज्यादा होगा ये वाला कितना हो जाएगा 4/3। एक रीजन ध्यान रखिएगा थोड़ा सा भी, जो बताने जा रहे हैं पूछा है नहीं, पूछना चाहिए। ये कितना, ये वाला ठीक है। एक रिजल्ट याद रखिएगा, पूछना चाहिए, अब पूछेगा थोड़ा मजा आ जाएगा, आप नाच उठिएगा, नहीं नाचना है। अब पॉलीएटॉमिक के बारे में बात कर रहे हैं, ट्राइएटॉमिक ही रहेगा, वैसा जरूरी नहीं, और भी रह सकता है, ठीक है। माने जहाँ पर n क्या होगा, >3 होगा। तो बस खाली इतना बताया जा सकता है कि यहाँ पर देखो तो 1.5R है, यहाँ पर देखिएगा तो 2.5R है, यहाँ पर देखिएगा तो 3R है। तो ये बोल सकते हैं कि Cv जो होगा ना, जैसे जैसे एटोमिसिटी बढ़ता है तो Cv जो कि बढ़ता है, इसका मतलब इसका वैल्यू 3R से ज्यादा होगा। बोलो यार, फिर इसमें भी देखिएगा तो Cp बढ़िए रहा है, एटोमिसिटी बढ़ने पर तो Cp क्या होगा, 4R से ज्यादा। इसमें देखिएगा तो यही बच्चा गड़बड़ करता है, क्या होगा
समझ में आया? तो आपसे क्वेश्चन पूछ दे सकता है कि जैसे जैसे एटोमिसिटी बढ़ता है, समझ आ रहा है कि नहीं, सीपी सीवी गामा का ट्रेंड क्या होता है, बढ़ता है घटता है, तो रटना नहीं, कंपैरिजन कर लीजिएगा। ये तेजी में याद रहना चाहिए छोटू, एकदम तेजी में। हम तो ऐसे याद किए थे 3r/2, तो ऊपर वाला को 2 बढ़ा देते थे, कभी भी ऊपर में, जब नीचे में 2 रहेगा तो ऊपर में 2 बढ़ा सकते हैं, तो 3r/2, तो ये कितना हो जाएगा 5r/2। ओवरऑल बढ़ा हुआ है r से ही जी, ये 1.5 आ रही है, 2.5 आ रही है, घटाइएगा तारे ना आएगा। एक्चुअली में एक रिलेशन होता है, मेयर्स लॉ बोला जाता है, Cp - Cv = R। समझ आ रहा है? जहाँ पर ये जान रहे हैं ना कि Cp क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी है, बोलो यार, मोलर हीट कैपेसिटी या मोलर स्पेसिफिक भी बोल सकते हैं, बोलो। तो ये ध्यान दीजिए, मोलर का है, उस पर भी एक क्वेश्चन पूछता है तो बताएंगे। तो ये समझ में आया कि एटोमिसिटी बढ़ाएंगे तो Cv बढ़ेगा, देखो ना बढ़ रहा है, Cp भी बढ़ेगा, मगर गामा क्या होता है, घटता है। ना याद रहेगा, जो रहना भी चाहिए कि नहीं याद है, ठीक है, क्या हम बोल दिया हम ये बोलना चाह रहे हैं कि नहीं याद रहना चाहिए कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। क्वेश्चन पूछेगा तो डाटा से कंपेयर करके कर दीजिएगा, ये बोलना चाह रहे हैं, बयान नहीं कर पाए, देखा, ठीक है, समझ में आया क्या बोले? ये बढ़ता है घटता है ये रटना नहीं, आप डाटा रटे हुए रहिएगा, लेकिन ये तेजी में होना चाहिए, 3r/2 5r/2, ये वाला 5r/2 7r/2, ये 3r 4r, समझ आ रहा है? क्या दे देगा, ट्राइएटोमिक लीनियर, तब तो फॉर्मूला है ये आपको पता है। अरे लीनियर बोल देगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 7 ना होगा। तो लीनियर के लिए क्या हो जाएगा बताओ तो, 7r/2 या 9r/2 हो जाएगा। अरे बोलो यार, वैसे करके आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो बात आपको समझ में आ रहा होगा। चलो एक क्वेश्चन और बताते हैं थ्योरेटिकल टाइप का, फिर हम करवाते हैं। जो अभी बता रहे हैं ना, यही सब चीज बच्चा नहीं जानता, बाकी तो आप निकालना जानवे करिएगा कि N1 N2 N3 मोल है तो Cp क्या होगा, Cv क्या होगा, गामा क्या होगा, वो निकालता है बच्चा। जो 2-3 चीज बता रहे हैं वही सब बच्चा को ध्यान नहीं रहता है। तो ये चीज एगो ध्यान रखिएगा कि पूछ देगा कि NH3 का Cp का वैल्यू क्या होगा, NH3 तो हो गया क्या, हाँ 4 ना हो गया जी, तो पढ़ाया नहीं गया है, तो ऑप्शन ही सेट करेगा तो आपको पकड़ लेना है। तो Cp का बात करेगा तो 4r से ज्यादा होना चाहिए, Cv का बात करेगा तो 3r से ज्यादा होना चाहिए, आपको पता नहीं कितना है, लेकिन वो ऑप्शन देगा तो इससे ज्यादा जो रहेगा, इससे ज्यादा जो रहेगा पकड़ा जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन ही सेट करेगा कि बाकी छट जाएगा, वो पकड़ा जाएगा। अरे बोलो यार, चलो यहाँ देखना, ये वाला क्वेश्चन जो आ जाए तो मजा आ जाए। मिक्सचर ऑफ मोनोएटोमिक एंड डायटोमिक, इसका अगर जो पूछ देगा थ्योरेटिकली कि Cv का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए कैसे पकड़ेंगे। 2 का मिक्सचर जब भी देगा ना तो समझ जाना कि Cv उन दोनों के बीच का होगा। अब देखो नहीं बतैले रहेंगे तुमको बोलेगा मिक्सचर ऑफ मोनोएटोमिक एंड डायटोमिक का Cv कितना होगा, ऑप्शन सेट कर दिया, बच्चा को बता देता का है, या तो मोनो का जानता है या तो डाई का जानता है, या मिक्सचर पढ़ता भी है तो उसको डाटा ना दिया जाता है जी कि इतना मोल है ये, इतना मोल है ये, तो कैलकुलेट करिए, तो कैलकुलेट कर लेगा, वही आगे पढ़ाएंगे, लेकिन वो डाटा देवे नहीं किया तब तुमको फंसा देगा। तो वही बोल रहे हैं कि जब भी मिक्सचर देगा ना तो आपको अगर डाटा नहीं देगा तो एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते हैं, लेकिन उस दोनों के बीच का होगा, तो कितना होगा बताओ तो, 5r/2 और 3r/2 के बीच में होगा। तो एक ऑप्शन है वैसा सेट करेगा, मतलब कहने का सेंस कितना हो गया कि हाँ 1.5r से ज्यादा होगा और 2.5r से कम। ये चेक करने का तरीका भी होता है जी कि चाहे कितना भी मोल दे दो, अगर 2 का मिक्सचर दिया है ना तो झुकना नहीं, ठीक है, समझिएगा। नंबर ऑफ मोल कुछ भी दे देगा,
अगर दो का मिक्सचर है तो हर हालत में जो रिजल्ट आएगा ना वो उन दोनों के बीच में ही आएगा। अगर मोनोएटॉमिक डायटॉमिक है तो सीपी का वैल्यू पता चला गया। सीपी का कितना होगा बताओ तो। सीपी किसके किसके बीच में होगा मोनोडाई करेगा तो 7r/2 माने 3.5r से ज्यादा से कम होगा और 2.5r से ज्यादा। थ्योरेटिकली इसे फंसा लेता है इसलिए बोला गया। चलिए अगर मान लो कि डायटोमिक एंड ट्राइएटोमिक का मिक्सचर दिया हुआ है। ये मिक्सचर है, लिखना चाहिए था मिक्सचर, यहाँ मिक्सचर है। तो बताओ तो सीबी का वैल्यू क्या होगा? तो डायरेक्ट बता दो, बोलो। 2.5r से 3r के बीच में इसी कर लोगे। गामा में भी यही कहानी चलेगा। बोल दिया कि मिक्सचर है किसका, मोनो और डाई का। चलो इसी का बोलते हैं। इसका अगर गामा का बात करेगा तो डाई ट्राई का, डाई का ये हो गया, ट्राई का ये हुआ ना, तो 1.33 से, अरे ये दोनों में देखो, अरे इसको कम और ज्यादा के बीच में रखोगे 1. क्या आऊ कर रहे हो यार तुम लोग? अरे ट्राइएटोमिक का गामा इतना है और डायटोमिक का गामा इतना है, तो इसके बीच में रहेगा तो ये दोनों के बीच में रहेगा। ऐसे कैसे होगा राजा जी? अरे तुम कहाँ कंफ्यूज हुए होगा? तुमको कंफ्यूजन इसमें हो गया होगा ना कि इस दोनों में तो इससे ज्यादा इससे कम हो ये नहीं रहा, तो इससे ज्यादा इससे कम कहाँ से होगा? अरे बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत लग रहा है? अरे सिंपल सा बात है, जिसका मिक्सचर रहेगा ना उसके बीच में लाई करेगा। अब ये नहीं कि पूछे सी भी कितना होगा तो गामा वाला के बीच में कर देना, वो नहीं। समझ में आ रहा है ना जी? तो देख समझना जी, आप जो बताने जा रहे हो लगभग बच्चा जानता ही है। इसी दो चीज में है जो कि बच्चा को दिक्कत होता है, इसलिए आंख से पहले हम पूछा रहे। समझ आ रहा है कि नहीं? देखो तुम लोग को गलती क्यों हो रहा है, क्योंकि आगे जब बताएंगे तो टारगेट का बच्चा लगभग वो जानता है, चाहे फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, सब जगह पढ़ाया था। इसमें थोड़ा सा बच्चा को दिक्कत होता है, इसलिए हम हीट करके पहले ही बता रहे हैं। बोलो यार जल्दी बोलो, फिर खत्म हो जाएगा 5 मिनट में। बोलो नहीं, वो आप नहीं बता सकते। ऑप्शन आप कह रहे थे, ऑप्शन वो ऑप्शन ही ऐसा देते हैं। सुनो यार, वो ऑप्शन एकदम मत करो। ऑप्शन ही ऐसा देता है ना कि आपको पकड़ा देगा, क्योंकि इसका आप लोग को पढ़ना नहीं है। वही पूछ रहे हैं सर, तो अगर 3.5r, अरे वो देगा ही नहीं वैसा ऑप्शन। ऑप्शन ही ऐसा देता है कि पकड़ा जाए। जैसे समझना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा जब आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़िएगा तो, ठीक है, मैग्नेट पढ़ता है तो, कि डायमंड का कप्पा क्या होगा, ठीक है, कप्पा वहां पढ़ना आता है, ठीक है, ससेप्टेबिलिटी है। तो क्या होता है ना कि जो भी डायमंड बोले कि गोल्ड बोले, डायमंड बोले, अच्छा कोई बात नहीं, डायमंड बोले। मैं डायमंड का कप्पा क्या होगा, तो ऑप्शन सेट करेगा -0.5, देखो एग्जांपल हम दे रहे हैं खाली, 0.5, 1 ऐसे करके देगा, समझे, 2 इस ढंग से करके देगा। तो वहां पर होता क्या है ना कि आपको डायमंड का गोल्ड का कप्पा याद ही नहीं करना। तो दिया है क्वेश्चन किसमें, तो डायमैग्नेटिक जो होता है ना उसका गामा माने सॉरी गामा नहीं, कप्पा क्या होता है कि नेगेटिव होता है, तो एक वो ऑप्शन है मैच करेगा। ऐसे बच्चा क्या सोचेगा कि अरे यार डायमंड वाला तो याद ही नहीं कि हम केवल बेचते रह गए।
हाँ तो गड़बड़ा जाएगा। या हाँ 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 वो हमको गिफ्ट दिया था डायमंड वाला, लेकिन हमको कपा गोलू बताया तो नहीं था। एक बात बता रहे, तो ऑप्शन ही ऐसा सेट करेगा। आप कहिएगा कि पूछ देगा NH3 का CV क्या होगा। ऑप्शन में क्या है कि दिया है 3.5R, 4R, 4.5R, तो सभ्य तो इससे ज्यादा ही है, तो पता कैसे करेंगे? तो ऐसा देगा ही नहीं ऑप्शन, क्योंकि तो पढ़ना ही नहीं है इस n ग्रेटर देन 3 पर आपको पढ़ना ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब भी वो क्वेश्चन सेट करेगा तो ऐसा सेट करेगा ना कि ऑप्शन से छूट जाए। कोई दिक्कत लग रहा है? बोलिए जी, बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये समझ में आ गया ना क्या हुआ? अब है जो कि आसान मतलब सीधे रन करते हैं। ये बच्चे को पता नहीं होता, इसलिए हम हिट करके बताते कि कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। एक बार फिर से हम बोल दे रहे हैं जी, बेवकूफ कैसा ऐसा नहीं कर देना कि डायटोमिक ट्राइटोमिक का मिक्सचर है तो इसके बीच में होगा तो 1.4 से ज्यादा 1.33 से कम, ऐसे नहीं कर देना। अरे बात समझ में आ रहा है ना? ज्यादा और कम के बीच में ना लिखोगे। बस थोड़ा दे रहा हूं। तो याद रखिएगा N1 मोल है जिसका CV1 होगा। अरे कोई गैस है जिसका N1 मोल है, ठीक है, और मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पर CV1 होगा। N2 है इसका कितना होगा? CV2 होगा। और कोई और दूसरा गैस है जिसका CV3 होगा, नाम केवल दे दिया गया। तो आपको पूछेगा ना कि CV मिक्सचर क्या होगा, CV मिक्सचर क्या होगा, तो बड़ा आसान है याद करना। N1 इंटू उसका वाला CV प्लस N2 CV2, ऐसे ही करके के जो बाई N1 प्लस N2 प्लस जो भी होगा यही वाला हो जाएगा। CP मिक्सचर एक चीज समझना, तुम्हारा टाइम बचेगा। CP मिक्सचर का एक फॉर्मूला क्या होगा जी? N1 CP1 प्लस N2 CP2 ऐसे करके बाई N1 प्लस N2 प्लस ऐसा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ऐसा कर सकते हैं लेकिन ऐसा करना नहीं। आपको क्या है कि डायरेक्ट इसके हेल्प से कर लेना। तो CP मिक्सचर जो होगा वो CV मिक्सचर प्लस R। तो जब इतना आसान से निकल ही जाता है तो हमको कुत्ता तो नहीं काटा है, क्या नहीं बना है? तो है क्या कि अगर आपको CV पता है, मैंने CV1 CV2 दे दिया या आप जानते हैं, तो ये निकाल करके इसको अप्लाई करिएगा तो चल आएगा, जो जनरली ऐसा होगा। लेकिन मान लो क्वेश्चन सेट कर दिया कि इस गैस का CP इतना है, इस गैस का CP इतना है, वो क्वेश्चन सेट कर दिया और तब आपको पूछा कि CP मिक्सचर क्या है, तो यही वाला लगाना पड़ेगा। नहीं समझ में आया क्या बात बोल रहे? अगर वो गैस दे दिया जिसका CV तुमको पता है तो ये निकाल दोगे, तो ये निकालने की जरूरत नहीं है, जोड़ करके निकाल दोगे। लेकिन डाटा में वो CP1 CP2 CP3 दे दिया है, N1 N2 N3 दे दिया है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ये वाला ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे जनरली कौन यूज होगा बताइए तो हम लोग को? जनरली इसका यूज होता है बहुत ज्यादा। अब यहां समझिएगा जी, अब बच्चा जब ये फॉर्मूला पढ़ लेता है ना तो ये भी फॉर्मूला वो बोलने लगता है। हालांकि हम पहले बोल रहे हैं कि गलत है, तो ये जान लीजिएगा कि गामा मिक्सचर N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2 बाई N1 प्लस N2 प्लस ऐसे नहीं होता है। एक्चुअली में CV या CP का जब वो देखता है ना तो उसको लगता है गामा भी ऐसे होता है, गामा ऐसे नहीं होता। अरे बोलो, तो गामा निकालने का दो तरीका समझिएगा। गामा मिक्सचर निकालना तो एक तरीका क्या हो गया? CP मिक्सचर बाई CV मिक्सचर। आइए आपको बताइए चुके हैं कि CP मिक्सचर को जनरली कैसे निकालेंगे? CV मिक्सचर प्लस R बाई
सीबी मिक्सर, अरे बोलो यार। तो अगर गामा भी निकालना रहेगा तो पहले सीबी मिक्सर निकाल देंगे और उसमें आर जोड़ देंगे तो सीपी मिक्सर आ जाएगा डायरेक्ट। तो अब ये वाला यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ये नहीं कि सीपी अलग से निकाल रहे, सीबी अलग से निकाल रहे, तो टाइम ना क्यों करेगा जी। या फिर ऐसा भी होता है, यहाँ ध्यान देना, गड़बड़ नहीं होगा। मान लो कि तुमको 2-3 गैस का गामा दे ही दिया, तो गामा दे दिया तो ये वाला काम करेगा नहीं, काम करेगा तो बच्चा ये लगा देता है, तो हो जाएगा गड़बड़। इसमें बहुत बच्चा गलती करता है, वीडियो बना रहे इसने पहले काट दिया, नहीं तो पहले क्या होता था कि देखो ऐसे हुआ ऐसे हुआ, तो अब बताओ गामा कैसा होना चाहिए, तो बच्चा ऐसे बोलता था। लेकिन अभी वीडियो बन रहा है ना, वैसे पढ़ा देते हैं, कोई काट करके बोलता देखिए क्या पढ़ाया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा। एक और होता है 1 बाई गामा मिक्सचर माइनस 1, ये बराबर होता है n टोटल बाई n टोटल बोलिए या ऐसे भी बोल सकते हैं n मिक्सचर, बोलो यार। ये बराबर होगा n1 बाई गामा 1 माइनस 1 प्लस n2 बाई गामा 2 माइनस 1 प्लस n3 बाई गामा 3 माइनस 1 का प्लस इसे चलेगा। ये समझ में आया कि कब इसको यूज करेंगे कब इसको यूज करेंगे? नहीं समझ में आया। अगर जो आपको सीपी सीभी पता है या सीभी पता है तो सीभी निकाल दिए, और बोलो तो सीभी निकाल दिए तो उससे तुरंत हो जो सीपी निकलेगा हाथ जोड़ने के बाद, बोलो यार। और क्या है कि इसको यूज कर लेंगे। लेकिन अगर वो दे ही दिया कि 2 गैस है जिसका गामा इतना है और गामा इतना है, तो बताइए मिक्सर का गामा कितना है, तो सीबी मिक्सर सीपी मिक्सर से बढ़ करके लाएंगे तो क्या है कि बहुत लेंदी हो जाएगा, तो बेहतर है कि इसी को लगा लेंगे। या एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन गामा मिक्सचर एंड इंडिविजुअल गामा, तो ऐसे रिलेट होता है। यस बोलो यार। तो इसी पर बस न्यूमेरिकल का ब्लॉक हो गई। अरे बस खत्म हो गया। एग्जाम्पल तो दे दें, एग्जाम्पल तो दे दें, जल्दी से देखना, खत्म हो गया बस, तुम्हारी कारण पढ़ा था। 4 मोल H2 और 2 मोल हीलियम, ठीक है। तो आपको बताना है इसका सब कुछ, लड़की का बाप कौन है, लड़की की माँ कौन है, लड़की का भाई कौन है, तभी अटेम्प्ट लेना, वरना मुंह का टूट जाएगा। तो ठीक है लो, तो इसमें मिक्सर का निकालना है तो क्या करेंगे? अगर सीबी मिक्सर निकालना है तो क्या होगा बताओ तो, N1 और इसका सीबी डायटोमिक, डायटोमिक का क्या होगा जल्दी बोलिए, 5R/2। ये याद रहना चाहिए, ऐसे याद रखना ना यार, 3R/2 5R/2, फिर यही चल गया 5R/2 7R/2, नीचे में 3 प्लस इसका क्या होगा 2, और हीलियम मोनोएटॉमिक है तो सीबी कितना होगा बाई कितना ही ना होगा। इसको कर लीजिएगा, जल्दी कर लीजिएगा, तो 5 और 3 ठीक है, 10 और 3 13 13R/6, यही वाला हो गया। अब समझना जी, सीपी मिक्सचर तो आपके पास अब 2 चीज हो गया, या तो आप वही वाला लगाइए, वो भी लगाइएगा तो वही आ जाएगा, खाली दिखा रहे आंख से गुजार के, तो हो जाएगा इतना इनटू डायटोमिक का कितना होता है सीपी 7R/2 प्लस अरे N1 CP1 प्लस N2 CP2, इसका कितना होगा बाई 6 टोटल N टोटल, तो कितना हो गया देखो, तो ये हो गया 14 और 5 कितना हो गया, यही ना हुआ जी। या कोई कैसे निकाल सकता था, या कैसे निकाल सकता था कि CV हो गया 3R/6 और प्लस R, अच्छा ठीक है वही लिख रहे देखिए, सीपी मिक्सर कैसे निकाल सकता था, तो सीपी सीभी मिक्सर और
ये कर लीजिएगा तो हो जाता 19r/6। तो देखो इसमें इतना करना पड़ता है, ऐसे ही आता कि तुरंत निकल जाता। अरे बोलो गामा मिक्सचर कैसे होगा? हाँ सीपी मिक्सचर बाई सीबी मिक्सचर। वाह तो होशियार हो गए। चलो ऐसा नहीं कि सब लोग चॉकलेट ले जाना। यह कितना हो गया 9r/2, चलो 6 वही है। फिर वो वाला कितना हो जाएगा 13r/6 कैंसिल हो गया। यहाँ से कितना आ गया 19/13। ये एग्जाम्पल इसलिए दिए ना अब ये कि कुछ चीज तुमको दिखा सके अभी तुरंत। तो ये कितना हो जाएगा 1.13 से 6 जीरो हुआ ना जी, 13 छक्का 52, 8 जीरो 13 छक्का 78। अरे हम लोग हिंदी वाले लिए तो ये वाला मैंने जो भी। तो कहने का सेंस क्या है कि ऐसे कैलकुलेट होगा। या गामा मिक्सचर कैसे हो सकता था? तो 1/गामा मिक्सचर, सॉरी 1/गामा मिक्सचर -1 ना है। n टोटल कितना है? 6। बोलो यार ये बराबर होगा किसके? n1 बाई उसका गामा। कितना होता है उसका गामा? गामा में तेजी में याद किसे रखोगे? तो डायटोमिक है ना, तो डायटोमिक वाला उसको पकड़ना, सीपी और सीबी को। तो कितना होता है 5r/2 7r/2। तो ऊपर वाला का रेशियो तो जाना ही, तो याद रखे जो तुमको लगे इतना प्लस 2 कितना होगा मोनोटोनिक का। वो याद रहना चाहिए जी, वो वाला नहीं याद रहेगा फिर दिक्कत होगा। समझ में आ रहा है? बताइए नहीं। अरे बोलो यार जल्दी से। तो यहां से कर लीजिएगा आप। तो ये कितना हो जाएगा देखिए 2, तो ऊपर जाएगा 5, तो 2 हो गया। तो यहाँ 10 हो गया प्लस 3 ऊपर जाएगा, ये कट जाएगा 3 हो गया। देख रहे लंबा खींच गया थोड़ा सा, इसीलिए क्या होता है उधर से कर लेता है। तो यहाँ से क्या हो गया देख लीजिएगा। गामा मिक्सर को उधर कर देगा, ये हो जाएगा 6/13। उधर आएगा गामा मिक्सर -1 था +1, ये हो जाएगा गामा मिक्सर। इधर से गामा मिक्सर का वैल्यू कितना आ गया 19/13। 19/13 आया था ना जी पहले 1.461। देखो बात बता रहे हैं। तो अगर जो कोई गैस देगा छोटू, ठीक है, और एग्जाम में तीनों चीज थोड़ी पूछेगा, कोई एक चीज पूछेगा। तो कोई एक चीज पूछे तो सबसे बेहतर वही होता है कि सीबी मिक्सर निकाल लो, और सीपी कहेगा तो आप जोड़ के कर दो, और गामा मिक्सर कहेगा तो दोनों का रेशियो लेके कर दो। लेकिन फिर भी क्यों बताया जाता है कि मान लो दे दिया किसी गैस का CP/CV रेशियो इतना और दूसरे का इतना, मोल दे दिया, तो तुमको CP/CV नहीं ना पता है जी, तो डायरेक्ट ये वाला बेनिफिशियल हो जाएगा। बोलो चलो एक रिजल्ट इसके हेल्प से दिखाना था कि ये मोनोटोमिक डायटोमिक का कॉम्बिनेशन है ना जी। तो CV कितना आया देखो तो, इतना तो करो इसको 2.1 इतना, ऐसे चलते जाएगा। इतना आर हुआ कि नहीं हुआ? इसको देखोगे तो इसमें सीधे आर जोड़ दो, और क्या 3.167 आर कर लोगे तुम, ठीक है, क्या दिक्कत है वो कर लोगे तुम। देखो यहाँ पे मोनो एटॉमिक का कितना था 1.5 आर और डायटोमिक का 2.5 आर। देखो तो ये 1.5 आर और 2.5 आर के बीच में आया कि नहीं आया? अब क्या बोल रहे हैं तो मिडिल में आ जाएगा, तराजू। तो मैंने आ गया ना इन बिटवीन। अरे बोलो यार, सीपी को देखोगे ये 2.5 आर, ये वाला 3.5 आर। ये 2.5 आर 3.5 आर के बीच में आया कि नहीं? मिडिल में ये सब ना आ रहा है ना, वो आ जाएगा तो वो एकमात्र संयोग समझा जाएगा। तो बात बता रहे तो आप समझ रहे होंगे। और गामा वाला का देखो जी, गामा वाला की इसका कितना है 1.67 और इसका 1.4।
तो इसके बीच में आना चाहिए कि नहीं मिक्सचर का? देखो तो 1.4 और 1.67 के बीच में आया ना कहीं ना कहीं। अरे बोलो यार, तो होता यही है। एग्जामिनेशन हॉल में क्या करेगा ना कि हाइड्रोजन और हीलियम का मिक्सचर कहेगा है, तो बताइए कि उसका गामा क्या है। अब बच्चा समझे कहां तक पढ़ाने लगेगा, वो खोजने लगेगा कि उसका मोल तो दिया ही नहीं। अरे बोलो यार, समझ आ रहा है कि नहीं? इसलिए ये बात बताएं, इससे ज्यादा डेंजरस है जब किसको कुछ करना नहीं है तो बताया इसलिए गया कि दिमाग काम करना चाहिए कि अगर मोल का डाटा नहीं दे और मिक्सचर दे, अरे बोलो तो क्या है कि उसके बिटवीन में होता है कहीं ना कहीं। समझ आया? अब हो सकता है तुम्हारे दिमाग में ये भी चलेगा, बहुत होशियार बन रहे हैं, बहुत होशियार बन रहे हैं। बताइए तो मोनो डाई ट्राई तीनों का मिक्सचर दे देगा, तब कैसे पकड़ेंगे? तो वैसा देगा नहीं। अगर वो ऐसा दे देगा तो क्या देगा? तब वो डाटा देगा। अरे बोलो यार, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? कि अगर डाटा नहीं देगा तो वो दो ही का मिक्सचर किसी ना किसी का देगा। समझ में आ रहा है? बोलो जी। हो गया। अभी जगह है थोड़ा सा कर सकते, देख लो खत्म हो जाएगा। ऐसे ऐसे ये समझिएगा समझिएगा समझिएगा, देखे क्यों हो गया क्या अरे देखे क्यों हो गया पर कहानी होता है। वेद व्यास छोड़ो, लाइट लो, सुनाएंगे कोई कहानी। समझना दे लो क्वेश्चन क्या क्या देता है, थोड़ा ध्यान से एकदम प्यार से ध्यान दीजिए। सुना छोड़ो, हेलो Cp माइनस Cv इक्वल टू R, जहां पर Cp क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी। अरे बोलो Cv एट कांस्टेंट प्रेशर, ये क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर मोलर बोले तो एक मोल या कैपिटल M ग्राम। बोलो फिर से, ये जो है ना वो मोलर का बात कर रहा है, एक मोल का बात कर रहा है। तो ये एक मोल के लिए, ये एक मोल के लिए तब आ रहा है, एक मोल के लिए। कभी ऐसा भी आपको दे सकता है, समझ ना, कि अच्छा वो पहले छोड़ो। एक मोल का मतलब समझे ना जी क्या? एवोगैड्रो नंबर के बराबर मोलिक्यूल रहेगा तब ये होगा, या m ग्राम मास रहेगा तब वो होगा। अरे बोलो क्या समझना? अगर जो दे दिया Cp डैश, एग्जांपल सेम करते हैं, तुरंत समझ आ रहा है। इसको बताने का लंबा चौड़ा तरीका भी होता है, लेकिन थोड़ा सा जल्दी समझना तो मजा आ जाएगा। अगर आपको दे दिया कि Cp डैश ये क्या है? हीट कैपेसिटी ऑफ 1 ग्राम है, ठीक है? या पर ग्राम लिख सकता है, हीट कैपेसिटी पर ग्राम। और सी माने ये तो लिखा हुआ रहने करेगा एट कांस्टेंट प्रेशर। अरे बोलो Cv डैश हीट कैपेसिटी पर ग्राम एट कांस्टेंट। समझ में आ रहा है क्या क्या लिखा है? तुम समझ जाओ। तो इसको थोड़ा सा फील करोगे तो तुरंत लिख दोगे, नहीं फील करोगे तो गलती होगा। और नहीं पता ये रहेगा तो ठीक है, तो गलती तो होनी है, क्योंकि बच्चा सुनने करता Cp माइनस Cv R। यह बात समझिएगा। तो ये वाला जो है ये एक मोल के लिए, या क्या बोलिएगा, m ग्राम के लिए, कैपिटल M ग्राम। ये वाला किसके लिए डिफाइन किया गया है? इसको ऐसे रहने देते हैं, ये वाला साइड ये किसके लिए डिफाइन किया गया है? पर ग्राम माने 1 ग्राम के लिए। ये वाला किसके लिए? 1 मोल के लिए, मतलब m ग्राम के लिए। तो m ग्राम का जब रहता है तब ना आ रहता है जी, और वो 1 ग्राम का बात किया है। इसका मतलब क्या होगा कि m टाइम्स कम ना है मास। तो ये समझ में आया कि Cp डैश माइनस Cv डैश अगर इस सिचुएशन में करेंगे तो वो m टाइम्स कम आएगा। नहीं समझ? अरे बोलो यार,
ये वाला जो रिलेशन है तो Cp माइनस Cv R कब होता है? जब आप 1 मोल के लिए सोचते हैं या कैपिटल M मास के लिए सोचते हैं। तो यहां से यहां आइएगा तो ये दोनों क्या 1 ग्राम के लिए, हम पढ़े थे m ग्राम के लिए, तो ये क्या हुआ कि m टाइम्स कम ना हो गया। तो ऐसे कर सकते हैं और भी ढंग से फील करवा सकते हैं इसको m Cp डैश माइनस m Cv डैश इक्वल टू R करके भी कर सकते हैं, लेकिन इसे फील हुआ और बोलोगे तब कपाट फाड़ देंगे, जल्दी बोलो, समझ में आ रहा है? नहीं इसलिए बोल रहे हैं ना कि बहुत सारा बच्चा गाली दे रहा होगा कि मतलब क्या है कि पकड़ क्या लिया है छोड़िए नहीं रहा है। ठीक है चलो अगर जो इसी का बस इसका खत्म कर दे रहे याद रखा खत्म हो गई याद क्या करो सच में बंद हो गया यार इसी से रिलेटेड है इससे बोल रहे 14 मिनट बात कर चलो याद देखो अगर Cp डैश आपको बोल देता वही वाला कि हीट कैपेसिटी ऑफ 1 molecule at constant pressure, अरे बोलो यार, और Cv डैश मान लो वही बोल देता कि 1 मॉलिक्यूल के लिए है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, बताओ तो Cp डैश माइनस Cv डैश क्या होता? थोड़ा बताना तो मजा आ जाएगा। R बाई या इसी को क्या बोल सकते हैं? ठीक अरे भाई Cp माइनस Cv 1 मोल के लिए था, 1 मोल के लिए तब R था, और 1 मॉलिक्यूल के लिए करेगा तो Na टाइम्स ना कम हो गया, तो ये वाला होगा। अब R का वैल्यू Kna होता है तो कट करके ये होगा, समझ में आया? अरे बोलो यार, तो उस ढंग से हो जाएगा, बाकी बहुत सारी चीज बताया जा सकता है लेकिन लाइट है तो के समझ में आ गया ना, इसलिए बार बार बोलना छोटू, जो पढ़ाने आएगा तो वही एग्जाम में, अब वही मैंने क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ये आंसर नहीं आएगा, आएगा क्वेश्चन का टाइप। जब तुम देखोगे पहले भी पढ़े होगे ना, जनरली देखोगे टीचर इसको चर्चा नहीं करते हैं, हम ही नहीं बोले सब नहीं करते हैं, हम आसमान से थोड़ी सीखे हैं, तो वो बात बता रहे हैं, लेकिन बुक में भी इसको कम चर्चा किया जाता है, समझा रहा, टीचर भी कम चर्चा करते हैं, लेकिन इस ढंग से क्वेश्चन पूछ सकता है, समझा रहा है? पढ़ाया काहे नहीं जा रहा फ्रीक्वेंटली अपना कि क्वेश्चन अभी नहीं आया है, लेकिन आएगा तो बनाना पड़ेगा। आई वो बात समझ गया, कोई दिक्कत? 3 का मिक्सचर देगा तभी वाला काम करेगा शॉर्टकट, तब नहीं काम करेगा। 3 मिक्सचर का देगा तो डाटा ना देगा जी, तब काम करेगा। कोई दिक्कत? बोलो तभी है 12 मिनट है।